येलो कलर्स निकालना। अच्छा अच्छा, हाँ। प्रिज्म पूरा खत्म हो गया ना। डिस्पर्जन हो गया, डिस्पर्सिव पावर भी हो गई, कलर एब्रिविएशन भी हो गया, क्यों पढ़ते हैं वो भी हो गया। हाँ, और लेंसेज में आती है बट इग्नोर करके चलते हैं, और इग्नोर कैसे करते हैं लेंसेज में, या फिर हटाते कैसे हैं। समेशन ऑफ ओमेगा बाय एफ। ओमेगा क्या है, डब्ल्यू क्या है यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया, चलो आगे, मैं तो बताने नहीं वाला, मत करो रेस्पॉन्ड कोई नहीं। सेशन ही निकालो तुम अपना, क्या करोगे सीख सकते चीजें। खैर, अब तुम्हारा रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस खत्म हो चुका है ना। अब आते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस कैसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। ये सब क्या है, स्फेरिकल सरफेस। बेसिकली किसी स्फीयर का हिस्सा, किसी भी स्फीयर का हिस्सा इज स्फेरिकल सरफेस। तो अगर मैंने इसका इतना सा टुकड़ा निकाल लिया, इतना टुकड़ा निकाल लिया, दिख रहा है, तो इतना टुकड़ा तुम्हें ऐसे दिखेगा। तो ये कैसा सरफेस है, तो यहां से अगर रिफ्रैक्शन होती है लाइट की, तो उसी बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। ठीक है, अच्छा। तो अब इसमें कुछ कुछ बातें हैं, वो पढ़नी है हमें। सबसे पहला कर्व सरफेस मान लो इस तरीके से है। उस साइड की सारी दुनिया कैसी है, अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की है, और इस साइड की सारी दुनिया अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की है। मान लो इसको म्यू वन मान लिया है और इसको म्यू टू मान लिया है। कुछ कुछ केसेस कराऊंगा, उससे फॉर्मूले निकालेंगे और देखेंगे क्या चल रहा है ना। अच्छा, तो ये कोई प्रिंसिपल एक्सेस मान ली, इस तरीके से कोई प्रिंसिपल एक्सेस होगी तुम्हारी। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सेस पे कहीं तो ऑब्जेक्ट रख देंगे। अब ऑब्जेक्ट या तो ये ऑब्जेक्ट है या फुट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ गिरेगा, तो उसकी इमेज हम बनाने जा रहे हैं। या तो ऑब्जेक्ट होगा या फिर फुट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और फुट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मान लिया, सारी की सारी दूरी पोल से नपती है। कर्वेचर इसका बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही है कर्वेचर। और ऑब्वियसली जब मैं रिफ्लेक्शन कराता हूं तो मैं अपने पोल के आसपास वाली रेस से करवाता हूं, मतलब पेरिक्सल रेस से करवाऊंगा, क्योंकि सिलेबस में वही है। ठीक है, अच्छा। तो इस ऑब्जेक्ट से मुझे इमेज बनानी है, तो जैसे थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते हैं कैसे कैसे बन सकती है। सबसे पहले तो एक नॉर्मल बनाएंगे इसमें। नॉर्मल इस पूरे सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या इस पॉइंट पे नॉर्मल अलग होगी, इस पॉइंट पे अलग होगी, इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे नॉर्मल अलग अलग एंगल से जाएगी, क्योंकि उसको एंगल कितना बनाना है, सरफेस के साथ कितना एंगल बनाना है, ऑलवेज 90, है ना। तो उसका स्लांट मुझे अलग अलग दिखेगा। तो जैसे मान लो इस पॉइंट से मैं रिफ्लेक्शन करवाना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट से नॉर्मल ऐसे जाएगी, कितना एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री। मान लो इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा एग्जैक्ट 19 लग रहा है, बट हल्का हल्का 90 मान सकते हैं हम इसको। ठीक है, यहां से एक रह गई, इसको अनडिविएटेड जाना था, एक्चुअल में इसको ऐसे जाना था। एक्चुअल में इस रे को ऐसे जाना था, ये नॉर्मल है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं तुम्हें कि फिलहाल इस केस के लिए मेरा म्यू टू बड़ा है म्यू वन से, अगर मेरा म्यू टू बड़ा है म्यू वन से, तो मुझे बताओ ये जो रे जा रही थी, इंसिडेंट रे जा रही थी, इसको किधर मुड़ना चाहिए, अवे या टुवर्ड्स, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो या तो ये ऐसे मुड़ेगी या फिर बहुत ज्यादा मुड़ जाएगी। अब मुड़ने के भी इसके कितने तरीके हो सकते हैं वो भी देखो। अब इसके रेस्पेक्ट में देखना है कैसे कैसे मुड़ सकती है। या तो जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसे जाएगी, है ना, मुड़ी है ना, और या फिर ऐसे जाएगी। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। मुझे बताओ दोनों ही केस में क्या ये नॉर्मल की तरफ ही बेंड कर रही है। अब ये वाली जो रे है तुम्हारे पास, ये यहां से लेके यहां तक भी बेंड कर सकती है, या फिर इससे ज्यादा भी बेंड कर सकती है। अब दो केस बन जाते हैं इसी में। एक, या तो इस लाइन से ऊपर ऊपर हो बेंडिंग, स्टिल ये जो बेंडिंग कहलाएगी। अगर मेरी रे यहां से निकल गई, मान लो यहां से निकल गई, तो भी क्या है ये, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि ये है नॉर्मल। सही बात है। ठीक है। कौन सी लाइन, मैंने कब कहा ये खास लाइन है, ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ तो कोई कोई ना कोई तो रेफरेंस लेना पड़ेगा। दो बातों में फर्क कैसे बताऊंगा, बता।
ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। इसको बैक ट्रेस करेंगे पीछे की साइड, यहां का इमेज बनेगी, ठीक है। ये बन गया रे डायग्राम। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये मैंने पहले केस के लिए बनाया, कब? जब मेरी बेंडिंग सिर्फ इतने दायरे में होती है, या तो ये हो सकती है बेंडिंग या फिर ये हो सकती है, दोनों ही बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल है। अब कितना पास नॉर्मल के, इस लाइन से ऊपर ऊपर अगर ये रिफ्लेक्टेड रे रह गई तो इमेज मेरी पीछे बनेगी बैक ट्रेस करके, सही है। अच्छा अब इसमें कुछ कुछ एंगल लाते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में कितना फर्क है? ना के बराबर, कर्वेचर ज्यादा है ना, सॉरी कर्वेचर बहुत कम है, कर्वेचर कम है तो इन दोनों पॉइंट में कोई फर्क नहीं है। तो इन दोनों को ही अगर मैं इसको पोल ले रहा हूं तो ये भी लगभग क्या होगा? पोल ही होगा। तो मैं चाहे दूरी इस वाले क्रॉस से मेजर कर लूं या इस वाले से, एक ही बात है, सही है, ठीक है। अब कुछ एंगल बनाते हैं, जैसे नॉर्मल के साथ हमेशा एक रेफरेंस एंगल ले लो गामा, ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा एक रेफरेंस एंगल ले लो अल्फा, इमेज के साथ हमेशा एक रेफरेंस एंगल ले लो बीटा। तो जब भी इमेज बनेगी मैं एंगल का नाम क्या बोलूंगा? बीटा, है ना। जब भी ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनेगा उसका क्या नाम रखूंगा? अल्फा। और जब भी मेरा मेरा नॉर्मल रे के साथ एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस में तो गामा, ठीक है। सारे एंगल प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेंगे, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको एक्स मान लूं, क्या मान लूं? एक्स मान लूं, और मैं तुमसे पूछूं टेन अल्फा बताओ क्या होगा? एक्स डिवाइडेड बाई ओपी, सही बात है ना। अच्छा इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? यू। तो क्या आ जाएगा? एक्स बाई यू। अच्छा ये दूरी वी, तो मुझे बताओ टेन बीटा किसके बराबर आएगा? एक्स बाय वी। अच्छा टेन गामा किसके बराबर आएगा? एक्स बाय आर, ये तो आर होगा ना। इतनी ज्योमेट्री क्लियर है? पक्का? तो टेन गामा फिर से बताओ मुझे, एक्स बाय आर। टेन गामा, गामा हमेशा जहां भी तुम्हें मिला और मुझे उसका गामा लिया गया तो क्या मिलेगा? हमेशा एक्स बाय आर, हमेशा ही क्या मिलेगा? फर्क नहीं पड़ता ये रे डायग्राम है कोई और रे डायग्राम है, क्योंकि मैंने रेफरेंस क्या बनाया हुआ है कि नॉर्मल हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? गामा, गामा। और ऑब्जेक्ट वाली रे, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? और इमेज जो रे बना रही है और प्रिंसिपल एक्सिस, उनके बीच में एंगल क्या है? हमेशा ही बीटा। तो टेन बीटा एक्स बाई वी, टेन अल्फा एक्स बाई यू, और टेन गामा एक्स बाई आर। ये चीजें याद होगी, यहां तो कोई परेशानी? ठीक है। तो और थोड़ी थोड़ी चीजें सुनो। मैंने कहा है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो चीजें होती है उन्हीं को पॉजिटिव लिया जाता है, बाकी सब चीजें नेगेटिव ली जाएगी। तो मुझे बताओ इस डायग्राम के लिए आर नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। यू नेगेटिव, वी नेगेटिव। क्लियर है? इतनी सी बातें, आसान बात है बहुत, ठीक है। अच्छा एक और बात, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जब मैं चलूंगा और उसी के डायरेक्शन में जब चीजें पॉजिटिव ली जाएगी तो एक और चीज याद रखना, इसमें छोटी सी बात है वैसे, चलो कोई नहीं आगे बताऊंगा बाद में। आगे ज्यादा सही लगेगी तुम्हें। अच्छा मुझे बताओ इंसिडेंट रे की डेफिनेशन क्या होगी? किस रे को इंसिडेंट रे बोलेंगे? ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकलेंगी? इनफाइनाइट। कितनी रेज निकलेंगी? इनफाइनाइट। किस डायरेक्शन में? हर डायरेक्शन में। तो मुझे सिर्फ वो वाली रे लेनी है, उस वाली रे को इंसिडेंट रे बोलूंगा जो इमेज फॉर्मेशन में काम आती है। हर रे को मैं इंसिडेंट रे नहीं बोल सकता। किस रे को इंसिडेंट बोलेंगे? जो ऑब्जेक्ट से निकले, पहली कंडीशन। दूसरा इमेज फॉर्मेशन में काम आए। तो इंसिडेंट रे के दो ही फंक्शन होते हैं, पहला पहला फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से होनी चाहिए, है ना। और दूसरा कंट्रीब्यूट टू, कंट्रीब्यूट इमेज फॉर्मेशन। इन दोनों में से कोई एक भी बात रह गई तो हम उसको इंसिडेंट रे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए थी, क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ सारे के सारे एंगल कहां से नपते हैं? ये वाले छोड़ो, ये तो ज्योमेट्रिकल एंगल है। ऑप्टिकल एंगल सारे के सारे कहां से नपते हैं? नॉर्मल रे से, ठीक है। तो नॉर्मल रे से एंगल नापना शुरू करते हैं। मुझे बताओ आई किस किस के बीच में बनेगा? नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ये है इंसिडेंट रे, दिखा, और ये है नॉर्मल। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? आई। अब ये आई किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है क्या? ये ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा सा, इन तीन पॉइंट के बीच में देखो, दिख रहा है। तो क्या अल्फा प्लस गामा इज आई? सही बात है, ठीक है। ऐसे ही बीटा पे आ जाओ, बीटा कह रहा हूँ सॉरी, आर पे। आर किस किस के बीच बनता है? नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दिख रही है नॉर्मल, यही तो है नॉर्मल रे। और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? ये ऑरेंज वाली। तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? आर। बताओ सही बात है क्या? क्लियर हुआ? ठीक है। इधर भी बन सकता है यार,
इधर अगर मुझे आर बनाना हो तो ये है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये है, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? आर हमेशा कहां से कहां, और ये एरो, क्योंकि एंगल हमेशा नॉर्मल से नापते हैं। सही है, सारे एंगल आ गए अपने पास, कोई परेशानी? अच्छा, ये वैसे असलियत में ना और पास रिफ्लेक्शन होगी, पोल के और पास, क्योंकि मुझे पेरेक्सियल रे पढ़नी है। तो ये सारे के सारे एंगल बहुत छोटे छोटे बनेंगे, तो आई और आर भी बहुत छोटे बनेंगे। तो आई एंड आर फॉर्म्ड विल ऑलवेज बी वेरी स्मॉल, क्योंकि अगर बड़े एंगल बन गए तुम्हारे सिलेबस से बाहर निकल जाएगी बातें। तो सारे ऐसे ही होंगे, 18 डिग्री, 20 डिग्री, 11 डिग्री, 15 डिग्री, इस तरीके से होंगे सारे एंगल, कोई इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने इतना बड़ा एंगल बना दिया तो ये एंगल बड़ा है, वो तो यहां बना लो फिर बहुत छोटा हो जाएगा। तो डायग्राम से नहीं देखनी चीजें, समझ से देखनी है, ठीक है। अब अपना आगे का काम शुरू करते हैं। मुझे बताओ क्या चीज इसमें मुझे पता है शुरुआत से ही, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन हमेशा एक कांस्टेंट पैरामीटर के बराबर आएगी, है ना। तो मान लो इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना था, कहां गया, μ1, और इधर का कितना है, μ2। तो मुझे इधर क्या लिखूंगा मैं, μ1 sin i, उधर क्या लिखूंगा, μ2 sin r। सही है। तो मुझे पता है जब मेरे सारे के सारे एंगल छोटे ही हैं, सारे के सारे एंगल छोटे ही हैं, इनफैक्ट अल्फा बीटा गामा भी छोटे ही होंगे, तो मैं लिख सकता हूं मेरा साइन आई किसके बराबर होगा, लगभग आई के, और मेरा साइन आर लगभग किसके बराबर होगा, आर के। पागलों की तरह यहां पे ये मत कर देना कि सर ये दोनों भी बराबर छोटे ही हैं तो आई बराबर आर भी कर लो, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, टेन अल्फा, और बीटा किसके बराबर हो जाएगा, लगभग टेन बीटा, एक ही बात है, टेन बीटा ले लो, बीटा ले लो, गामा टेन गामा। ये सब क्या लगा दिया मैंने, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये सारी बातें किससे लिखी, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से, ठीक है। तुम्हें याद है ना, ऐसा डायग्राम छोड़ो, मुझे बताओ टेन अल्फा किसके बराबर, एक्स बाई यू, ये एक्स बाई वी, ये एक्स बाय आर, साइन रखेंगे साथ के साथ, है ना। साइन क्यों साथ के साथ रखे हैं, क्योंकि ये एक रे डायग्राम है, इसके स्पेसिफिक मुझे साइन रखने पड़ेंगे, सही बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कहानी को, अब सोल्व करना शुरू करते हैं। मैं 2-3 स्टेप में ही सोल्व करवा दूंगा पूरा का पूरा, लेकिन सीबीएसई में आएगा तो मैंने तुम्हें नोट्स दिए हैं, उसके हिसाब से सोल्व करके आना, तुम पूरा एक पेज भरना, 3 नंबर का आएगा, ठीक है। अब समझना, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, म्यू1 साइन i1, लेकिन अब मैं उसे साइन आई, अब मैं उसे क्या पढ़ूंगा, म्यू1 आई, म्यू1 आई, क्यों, अच्छा बराबर म्यू2 साइन आर होना चाहिए था, तो म्यू2 आर, क्लियर है, कोई परेशानी, ठीक है। दूसरा, ये आई किसके बराबर है, अल्फा प्लस गामा, सही बात है। तो अब दोबारा पढ़ो मेरे साथ साथ, म्यू1 इंटू अल्फा प्लस गामा बराबर बराबर म्यू2 इंटू आर किसके बराबर होगा, देखो इस रे को पीछे खींचो, इस रे को जो पीछे खींचोगे तो ये इससे मिलेगी, तो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, ये वाला दिखा, तो बीटा प्लस गामा, आर बराबर बीटा प्लस गामा, तो क्या लिखा जाएगा, बराबर म्यू2 बीटा प्लस गामा, बराबर लिखा जाएगा म्यू2 बीटा प्लस गामा। अच्छा, ये जितने अल्फा बीटा गामा है इन सबको हम किसके साथ लिखेंगे, 10 के साथ, अप्रोक्सीमेशन लगा के, और जब भी 10 लिखेंगे तो सबके लिए परपेंडिकुलर क्या है, खत्म। अब नई डेफिनेशन, अगर तुम्हें किसी भी डायग्राम में 10 अल्फा पढ़ना हो तो क्या पढ़ोगे, एक्स बाय यू या 1 बाय यू, 1 बाय यू, क्योंकि परपेंडिकुलर सबका कॉमन आके कटने वाला है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में से कॉमन आके कट जाएगा। ऐसे ही 10 बीटा 1 बाय वी, 10 गामा 1 बाय आर, याद हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब फटाफट अगला काम शुरू करें, म्यू1 किसके बराबर था, आई बराबर म्यू2 आर, म्यू1 आई किसके बराबर है, अल्फा प्लस गामा, है ना, तो 10 अल्फा प्लस 10 गामा लिख लो, एक ही बात है, बराबर म्यू2 आर किसके बराबर है, बीटा प्लस गामा, बताओ कोई दिक्कत, सारी बातें क्लियर, ठीक है। तो म्यू1 10 अल्फा किसके बराबर बताया था अभी अभी, 1 बाय यू प्लस ये 1 बाय आर बराबर म्यू2, करेंगे वो भी करेंगे, बीटा 1 बाय वी प्लस 1 बाय आर, ये सारी बातें क्लियर हुई, याद है कोई परेशानी, ठीक है। अब आखिरी चीज, साइन यू का कैसा होगा, क्या इंसिडेंट रे का पॉजिटिव है, और वी का भी कैसा होगा, नेगेटिव आर का पॉजिटिव, तो यहां एक नेगेटिव आएगा और यहां एक नेगेटिव आएगा, हो गए सारे स्टेप, ठीक है। अब इनको रीअरेंज करके लिख लेंगे, तो रीअरेंज कैसे करके लिखेंगे, इधर देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है माइनस म्यू1 बाय यू, पढ़ो ध्यान से, माइनस म्यू1 बाय यू, और इधर लिखा हुआ है माइनस म्यू2 बाय वी, इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का म्यू2 बाय वी माइनस का म्यू1 बाय यू, बराबर।
सुनते रहना, इधर क्या लिखा हुआ है दोबारा से पढ़ो, μ1 बाय आर प्लस का, और इधर क्या लिखा हुआ है μ2 बाय आर प्लस का, ये वाला उधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा μ2 माइनस μ1 बाय आर कॉमन ले लिया, ये फॉर्मूला आ गया। ये क्या आ गया, अभी मैं इसे फॉर्मूला क्यों बोल रहा हूं पता लगेगा। ये देखो, इसको पहचानो ध्यान से, मैंने क्या लिखा हुआ है μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r। अब मैं तुम्हारे सामने अलग अलग केसेस बनाऊंगा, टोटल एट मैक्स 5 केस बन सकते हैं, पांचों के 5 केस बता दूंगा, इसी तरीके से बार बार फॉर्मूला यही आएगा, साइन रख के, साइन रख के। तो ये जो फॉर्मूला है, जब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो मैं साइन रख के यूज करूंगा, बिना साइन रख के यूज करूंगा, साइन रख के यूज करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी आ पाया इस डायग्राम के लिए जब मैं साइन रख के लाया हूं, और ये जनरल केस नहीं है, स्पेसिफिक केस है। इससे अगले केस में डायग्राम बदलेगा, यू वी आर के साइन भी बदल सकते हैं, है ना, अल्फा बीटा की ज्योमेट्री भी बदल सकती है, गामा की ज्योमेट्री बदल सकती है, इन सब की ज्योमेट्री बदलूंगा, साइन रखूंगा तभी ये फॉर्मूला आएगा, साइन नहीं रखूंगा तो नहीं आएगा। क्या वो जो फॉर्मूला आएगा वो उसके स्पेसिफिक होगा? तो ये सब जो मैं निकाल रहा हूं ये सब स्पेसिफिक फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है किसके स्पेसिफिक आया? दूसरा डायग्राम बनाऊंगा, उससे जो फॉर्मूला निकालूंगा वो सिर्फ उसके लिए सही होगा। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आया इसको साइन के साथ रख के यूज करेंगे। ये जो फॉर्मूला आया कैसे आया? विदाउट साइन, विदाउट साइन। जब मैं यूज करूंगा तो इसको कैसे यूज करूंगा? साइन रख के यूज करूंगा। तो यूज बाय इंट्रोड्यूसिंग corresponding साइंस। ऐसा नहीं है ये वाला फॉर्मूला ऐसे यूज कर लिया, ये वाला फॉर्मूला साइन के साथ यूज करना है, ये बिना साइन के आया, क्योंकि साइन तो जो मैंने रखे हैं वो सिर्फ इस डायग्राम के रखे हैं, ऐसे पता नहीं कितने डायग्राम बन सकते हैं, है ना। तो अगले वाले डायग्राम पे चले, गेस कर ही लिया होगा तुमने अगले वाला डायग्राम क्या है। कंडीशन यही रखूंगा, μ2 अभी भी बड़ा होगा μ1 से, बट ये रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इससे भी नीचे बेंड कर जाएगी, तो अब इमेज इसी साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड अगर तुम्हें दिख रही हो। क्लियर हुआ? ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। अब रफ डायग्राम बना रहा हूं फटाफट, है ना। तो तुम्हें पता है यहां से एक रे जाएगी, ये नॉर्मल होगी, और इसको सीधे जाना था, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, कुछ ज्यादा ही बेंड होगी, सही बात। मुझे बताओ ये तो एंगल आई बनेगा, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे तक एंगल आर बनेगा, यहां से ये वाला एंगल आर बनेगा, और ये है ना नॉर्मल, तो यहां से इस डायरेक्शन में आगे एंगल आई बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इमेज, खत्म। इस एंगल का नाम, इस एंगल का नाम, इस एंगल का नाम, अच्छा इस पॉइंट और इस पॉइंट में कोई फर्क नहीं है। इसको अगर एक्स नाम दूंगा तो इन एंगल को जब 10 में लिखूंगा तो सारे कटेंगे। अब मैं ये सारे फजीते नहीं कर रहा, सीधा इक्वेशन लिख रहा हूं। मुझे सबसे पहले ये बताओ ये आई किसके बराबर होगा? इस आई के लिए एक्सटीरियर एंगल देखो, ये लाइन पकड़ो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो आई बराबर, बताओ कोई परेशानी? आर नहीं गामा। अच्छा, और ये आर किसके बराबर होगा? ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है सभी को, दिख गया? ये बाहर वाला एंगल दिख गया? तो गामा आर प्लस बीटा के बराबर होगा, तो आर गामा माइनस बीटा के बराबर होगा, सही है। आगे एंगल कंडीशन लगा दो अपनी, मुझे क्या आता है, μ1 आई बराबर μ2 आर, लिख लो। μ1 आई की जगह क्या लिख लेंगे? अल्फा प्लस गामा बराबर μ2 आर की जगह गामा माइनस बीटा। और मुझे बताइए 10 में क्या लिखा जाएगा ये? तो μ1 इसकी जगह क्या लिखा जाएगा? 1 बाय यू, साइन बाद में रखेंगे, पहले लिख लो। फिर 1 बाय आर बराबर μ2, ये 1 बाय वी या आर, शाबाश, माइनस 1 बाय, अब साइन रख लो। तो ये तो हो गया माइनस, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, तो u माइनस का है, r प्लस का है, और v प्लस का है, सही बात है। तो यहां प्लस का आएगा, ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा, ये माइनस का हो जाएगा। इस वाले को μ2 की मल्टीप्लाई जब इसके साथ करोगे तो ये लिखा जाएगा माइनस μ2 बाई वी, इधर ले आओ, क्या पॉजिटिव आ गया, सही है। अच्छा, और इधर क्या बचा? μ1 बाय u माइनस का बचा ही बचा, ये क्या इस साइड प्लस का है, उस साइड ले जाओगे माइनस का आ जाएगा, तो उधर क्या लिखा हुआ है? μ2 बाय आर प्लस का, और उधर ले जाओगे तो माइनस μ1 बाय आर, और माइनस यहां आ जाएगा, आर को बना जाएगा, ये फॉर्मूला लिखा जाएगा। क्लियर हुआ? यहां तो कोई परेशानी? क्या फॉर्मूला में साइन रख के लाया हूं, बट ये जो साइन रख के लाया हूं सिर्फ इस डायग्राम के लिए रखे हैं ना मैंने, जनरल साइन तो नहीं रखे। तो जब भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा तो दोबारा से साइन रखने पड़ेंगे, सही है।
सेम ही आएगा, तुम टेंशन मतलब 5 के 5 में सेम आएगा। वो तो मेरी मजबूरी इसलिए है कराना क्योंकि इनकी डेरिवेशन सीबीएसई में कभी कभी आ जाती है, रेयरली आती है, बट पूरे में से पूरा लेने के लिए हर केस का टैकल करना पड़ेगा ना। अगर मान लो तुम सीबीएसई नहीं पढ़ रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं सिर्फ फॉर्मुला लिखवाता, इसके ऊपर सवाल करवाता, ये सब नहीं करवाता, जॉब करवा रहा हूँ। समझ में आया सब, कोई परेशानी? और इतने छोटे में नहीं करके आना है, 3 लाइन लिखोगे 3 नंबर का देगा तो 1 नंबर देके छुट्टी कर देगा तुम्हारी, है ना। आराम से लिखना, सजा से आगे बढ़िया, एक एक चीज डिफाइन करना, ऐसे वहां पे स्टेप नहीं खाने, प्रॉपर बताना उसको कि मैंने इसको tan अल्फा लिखा है, यहाँ पे लिख के दिखाना tan अल्फा प्लस tan बीटा ऐसे करके, फिर एक्स काटते हुए दिखाना उसको, ये स्टेप में एक्स कटा है हमारा, ठीक है। अच्छा ये भी क्या था, म्यू 1 बड़ा था, सॉरी म्यू 1 छोटा था म्यू 2 से, है ना, और इस वाले को म्यू 1 लिया हुआ था, इस वाले को म्यू 2, क्लियर है, क्या तो कोई परेशानी? अच्छा अब एक काम करते हैं, यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हैं, ये म्यू 2 ये म्यू 1, बट इस बार मैंने ये कर दिया कि म्यू 1 बड़ा हो गया म्यू 2 से, है ना, फटाफट बनाते हैं। ये रही तैयार अपनी नॉर्मल, चलेगा ना तरफ में सब कुछ, तो ये दूरी हो गई r, इस दूरी में कोई फर्क नहीं है, सही है। अच्छा यहां रखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इस रे को सीधा यहां जाना था, बट अब ये क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है अवेयर टुवर्ड्स, ये नॉर्मल है, यहां से जा रही है तो ये और यहां से चली जाएगी, तो इसको बैक ट्रेस करोगे तो पीछे आ जाएगी, तो ये क्या बनी, इमेज, सही है। अब एंगल नाप लेते हैं, मुझे बताओ नॉर्मल रे तो ये है ना, इस नॉर्मल रे से ये वाला एंगल आई बनेगा, सही है। अच्छा ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहां से लेके यहां तक का एंगल आर बनेगा, सही है। अगर ये वाला एंगल आ रहा है तो ध्यान से सुनना, अगर ये वाला एंगल आ रहा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आर, कैसे पता, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये मुझे पता ही है बीटा, और ये अल्फा, और ये गामा, गामा हो गया ना। अच्छा हाँ, अल्फा बीटा गामा, अरे वाह सीरीज बनी, ठीक है, ग्रीक लेटर ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लिया, ठीक है, अल्फा बीटा गामा ऐसे बन गए। अब कर रहे वही वाले हैं, अब इस बार में ये नहीं लिख रहा म्यू 1 आई, सीधा आई की वैल्यू लिख रहा हूं, तो म्यू 1 आई की वैल्यू निकालो, ये है आई, ये वाला, गौर से देखो इसको, देखा ट्राइंगल बना ये वाला, अल्फा प्लस गामा, अब अल्फा बता दो क्या लिखा जाएगा, 1/u प्लस 1/r, साइन बाद में रख लेंगे, है ना, एक बार एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, फिर म्यू 2, बीटा कहाँ है, ये रहा, है ना, क्योंकि आर ये है तो ये वाला ट्राइंगल बनेगा बीटा प्लस गामा, तो बीटा कितना 1/v प्लस 1/r, मुझे पता है सिर्फ r पॉजिटिव है, बाकी ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, सही है, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन स्टिल ऑब्जेक्ट से निकली इधर गई, क्लियर हुआ। तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये माइनस का इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा, ये आर इधर प्लस का है उधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, तो क्या तुम सीधा सीधा देख पा रहे हो, म्यू 2 बाय वी इधर आके प्लस का, और इधर बचा म्यू 1 बाय यू माइनस का, उधर जाके ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होके म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर बनाएगा, साइन रख के लाया हूं क्या ये फॉर्मूला, लेकिन जो मैंने साइन रखे हैं वो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग रखे हैं, हर डायग्राम ये तो नहीं होता, है ना, तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला जब भी यूज करोगे तो साइन रख के यूज करोगे, डायरेक्टली यूज नहीं करोगे। सेम आया, सेम आया क्या, ठीक है। हम्म हम्म हाँ, ये खुद सोचना पड़ता, बेसिकली रे डायग्राम हम वही है ना, पिन रख रख के ट्रेस कर सकते हो, है ना, और जो भी इमेज बनती है। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे जितने भी रिफ्लेक्शन कर्व सरफेस में रिफ्लेक्शन होगी उसमें बस एक खास बात होगी, जब भी तुम मिरर पढ़ते थे तो मिरर में यू नेगेटिव का मतलब क्या होता था, कि ऑब्जेक्ट रियल है, यू पॉजिटिव का मतलब क्या होता था, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। अच्छा वी नेगेटिव का मतलब क्या होता था, कि इमेज रियल है, और वी पॉजिटिव का मतलब क्या होता था, इमेज, ये किसके लिए था, याद है, लेंस या कर्व सरफेस या रिफ्रैक्शन में आ जाते हैं, ये किसमें था, ये रिफ्लेक्शन में था, रिफ्रैक्शन कर्व सरफेस से अगर हो जाए तो दोबारा से आ जाओ, यू नेगेटिव मतलब ऑब्जेक्ट रियल है, यू पॉजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ये तो बात सेम ही रही क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही क्या निकलती है, इंसिडेंट रे, कौन सी जो है इमेज फॉर्मेशन करे। अच्छा अब खुद से बताओ, इस रे को तो असलियत में उधर जाना था ना, ये एक्चुअल रे, और ये क्या है बैक ट्रेस, ये एक्चुअल थोड़ी ना है, तो वो क्या है एक्चुअल,
और ये क्या है, appears टू बी। असलियत में थोड़ी ना आई है इधर, है ना। तो रे तो रिफ्लेक्ट होके हमेशा ही उधर जानी है, और अगर उधर ही इमेज बन गई तो ही तो रियल बन सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं v को नेगेटिव ले लूं तो इमेज वर्चुअल है, और v पॉजिटिव लेने पे इमेज रियल आती है। बस इतना सा फर्क है रिफ्रैक्शन और पूरे रिफ्लेक्शन में। सिर्फ ये फर्क है कि u का बिहेवियर सेम रहता है साइन के साथ, लेकिन v का बिहेवियर एकदम पलट जाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक्चुअल में उधर ही जाना है। क्लियर हुआ? याद कोई परेशानी? याद रहेगी ये बात भी। और देख लो कितने केस हो गए अभी तक, 3 हो गए ना। अब एक काम करते हैं, इस बार ऑब्जेक्ट यहां रख लेते हैं, थोड़ा और मोड़ लेते हैं। बिहेवियर तो वही रहेगा, इनकी दूरियां ही तो चेंज हो जाएंगी, पलट वलट थोड़ी ना जाएंगे। ठीक है, अगेन जब मैं वैल्यू ले ही नहीं रहा, सबको वेरिएबल ले रहा हूं, तो ऑब्वियसली कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू रख ले वही तो बदल सकती है। तो मोड में से सिर्फ क्या बदलेगा, इनकी वैल्यूज, बिहेवियर नहीं। ठीक है, यहां मान लो ऑब्जेक्ट रख लिया मैंने, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो इस बार ये ऑब्जेक्ट के लिए कैसा है, ऑब्जेक्ट के लिए ये सरफेस कैसा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव। और इससे पहले ये सब कैसे थे? लेकिन मैं नहीं चाहता तुम इसको कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह देखो। तुम्हें तो कर्व सरफेस के बिहेवियर से मतलब है, नाम क्यों रख रहे हो उसका कॉन्वेक्स कॉनकेव, है ना। अभी मत रखो। तो पहले तो नॉर्मल बनाते हैं। इस बार नॉर्मल कैसे बनेगी, 90 डिग्री पे होनी चाहिए सरफेस के। तो मैं कभी भी कोई नॉर्मल इस तरीके से नहीं बना सकता कि 90 डिग्री का एंगल आ जाए, कभी भी नहीं बना पाऊंगा, मुझे ऐसे ही बनानी पड़ेगी। रीजन, ये जो कर्व है किसी स्फीयर या सर्कल का पार्ट होगा, उस सर्कल का सेंटर इस साइड आएगा, और उस पॉइंट से जिस लाइन को निकालोगे वो 90 डिग्री बनाएगी पेरिफेरी के साथ। बाहर से तो कोई लाइन बनाएगी नहीं, बाहर से भी वही लाइन बना पाएगी जो रेडियस से होते हुए जाएगी या फिर सेंटर से होते जाएगी। तो मैं यही इस तरीके से ही एक ऐसी लाइन बना सकता हूं जो सेंटर से पास होगी जाए। ये वाली लाइन कभी भी सेंटर से पास हो ही नहीं सकती। समझ आया? तो इस बार नॉर्मल कैसे बनेगी, इस साइड बनेगी, ऐसे अंदर को। क्लियर हुआ? क्या चीज? तो फिर डायग्राम सही नहीं बनेगा, फिर तो वही सीधी सीधी लाइन खींचे हम, तो मजा आएगा। अब ठीक है, अब ठीक है। अब डायग्राम ये बनवाएगा, छोटे छोटे एंगल आप पढ़ना तो है ना। हाँ, क्या नॉर्मल रे बन गई। अब इसके बाद क्या होने वाली है, रिफ्लेक्शन। और मैंने बोला कि इफ μ1 बड़ा है μ2 से, ठीक है, नहीं μ2 पहले कर लो, μ2 बड़ा है μ1 से पहले कर लो, फिर उसके बाद दूसरा कर लेंगे। ठीक है, मुझे बताओ अब ये रे कहां बेंड होगी, इसको जाना था एक्चुअल में, यहां जाना था, कहां बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो जो अब रे बनेगी क्या वो यहां आ जाएगी, ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ये बैक ट्रेस्ड है, ये इमेज बनी, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये छोटे छोटे इसलिए बन रहे हैं, असलियत में बनते भी छोटे ही हैं, लेकिन डायग्राम में तुम्हें छोटे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इसने नॉर्मल फील के साथ बनवाई है। और ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा, समझ में भी आ जाएगा, टेंशन मतलब, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट में कोई भेदभाव नहीं है, इसका नाम एक्स है तो हमें मतलब भी नहीं है। ठीक है, और क्या, आगे की बात करते हैं। डायरेक्टली अब आई और आर प्लॉट करेंगे। तो मुझे बताओ नॉर्मल से एंगल नपेगा ऑब्जेक्ट वाली रे तक का, तो ये वाले एंगल का क्या नाम होगा, आई। अच्छा, आर कहां बनेगा, वही नॉर्मल से, ये है नॉर्मल, तो यहां से लेके यहां तक कौन बनेगा, आर। तो इधर आर क्या ये नहीं हो जाएगा, अगेन ये छोटे छोटे क्यों बन रहे हैं, फील के साथ नॉर्मल बनाएंगे हमने। ये आर दिख रहा है सबको, कोई परेशानी? तो अब मुझे सबसे पहले तो इसमें आई लिखवा दो, लिखते भी चलो। बताओ μ1, आई की जगह क्या लिखूं, ये है आई, गामा बाहर वाला एंगल है, तो क्या गामा माइनस अल्फा इज आई बराबर μ2। अब आर लिखेंगे, आर किसके बराबर होगा, सुनना ध्यान से। अब ये छोटे वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला दिख रहा है, इस वाले ट्रायंगल में गामा माइनस बीटा कर दो तो आर मिल जाएगा, बस यही चाहिए था आपने को, तो आई गया। मुझे बताएं इसकी गामा की जगह क्या लिखना है, साइन बाद में देखेंगे, पहले लिख लो 1/r, फिर माइनस 1/u बराबर μ2 1/r माइनस 1/v, लिख लिया। अब साइन, क्या सबके साइन, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है, सबके साइन नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, और ये भी नेगेटिव होगा।
अब मैं साइन पलटूंगा नहीं, मैं इस नेगेटिव को ही गोली मार दूंगा। जब साला सबके पास नेगेटिव है, इधर से कॉमन लो इधर से कॉमन लो, काट दो पिछले वाली इक्वेशन। अभी क्यों सोल्व करना, इसीलिए साइन बाद में रखो, तुरंत पता लग जाता है मुझे क्या करना है। तो मैं इसको भी इग्नोर करके चलूंगा, 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 क्योंकि ऑल आर नेगेटिव। ठीक है, तो इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, कट जाएगा, कोई दिक्कत। तो आगे की इक्वेशन क्या बनेगी, क्या ये तुम्हें दिख रहा है माइनस का म्यू वन बाई यू, ये दिख रहा है कि तुम्हें म्यू टू बाई वी, माइनस का इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा म्यू टू बाई वी बराबर, इसको उधर लेके जाओगे तो म्यू टू माइनस म्यू वन लिखा जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा क्या वही सेम फॉर्मूला आ गया। अब एक आखिरी चीज और, आखिरी केस हो रहता है, आखिरी केस में क्या है, यही डायग्राम रखूं लेकिन क्या कर दूं, म्यू वन को बड़ा कर दूं म्यू टू से, खत्म सारे केस। ठीक है, करते हैं उसको भी। अगेन पेपर में इतना छोटा नहीं करना है, 3 लाइनें लिख के आए हो बस, और डायग्राम भी रखनी वहां पुट्टे से बना लेना थोड़ा सा तमीज में, क्योंकि तुम्हें ही समझ नहीं आएगा और उससे समझ नहीं आया वो तो पक्का काटेगा। ठीक है, हाँ तो ये उसको बताना उसकी गलती है, मुझे क्यों बता रहा है, अगर हिम्मत है तो बता दे, तो बता दियो फिर। कैसी हिम्मत, ऐसी हिम्मत का फायदा क्या जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा है? ये तो वही वाली बात हो गई, गली के कुत्ते देखा, भौंकते शहर को भी है, और तुम भी सबसे पहले दबा के भागते, क्या फायदा यार ऐसी दिलेरी का, है ना। इस बार म्यू वन बड़ा रखा म्यू टू से। ठीक है, तो नॉर्मल ऐसे बना लो इस बार। ठीक है भाई, फील के साथ ही बनाओ, रुक जाए इसका कर्वेचर थोड़ा सा फिर कम करने दो मुझे। ठीक है, नॉर्मल रहे, नॉर्मल रहे। ठीक है, इधर रख दिया ऑब्जेक्ट, यहां से एक रह गई, इसको सीधा जाना था, बढ़िया बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी तो ये यहाँ आएगी, और इसको जब बैक ट्रेस करोगे तो यहाँ कहीं में जा जाएगी। सही बात है, ये आदमी अल्फा, ये आदमी गामा, ये आदमी बीटा। सही है, आई और आर और निकाल लेते हैं। इंसिडेंट रे और ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे, सॉरी नॉर्मल रे और ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे के बीच का एंगल इज आई। अच्छा, और नॉर्मल रे से रिफ्रेक्टेड रे के बीच का एंगल आर, अगर ये वाला एंगल आर है तो मुझे बताओ ये वाला एंगल भी तो आर होगा। सही बात है, क्योंकि सारे एंगल लगते किससे हैं, नॉर्मल से। आई रो उल्टा बन गया। ठीक है, कोई परेशानी। तो अब लिखना शुरू करते हैं, बताओ म्यू वन इंटू क्या लिख दिया जाए, आई किसके बराबर होगा, गामा माइनस, सही बात है, बराबर म्यू टू, बताओ क्या लिखा जाए, आर, आर किसके बराबर होगा, आर ये रहा गामा माइनस बीटा। अच्छा सबके साइन नेगेटिव है, तो जब सबके साइन नेगेटिव है साइन रखूंगा ही क्यों मैं, पिछले वाले से सीखा है ना, ऊपर से ये गामा माइनस अल्फा है और ये भी गामा माइनस बीटा है। क्या देखो, गामा माइनस अल्फा गामा माइनस, ना साइन में फर्क आएगा ना एक्सप्रेशन में फर्क आएगा, तो डायरेक्ट लिख दूं, क्या जाएगा इससे भी, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बरोबर, शाबाश, पांचों के इसका तिंड, कोई दिक्कत, कर दे बंद कर दे। तो ये थे 5 केस, और इन सभी 5 केसेस में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वो फॉर्मूला क्या है, लिखवाओ दोबारा, वहां लिखवा दो कोने में है ना, चुपचाप लिख पड़ा रहेगा बेचारा। हाँ, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर बराबर म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय, एक और, बस एक ही रहता है, करवा ले वो। हम्म, हम्म। ये एक ही केस है, इसके 2 हिस्से इसलिए बने क्योंकि एक तो मेरी ये इतना ज्यादा बेंड हो सकती है कि इस रेफरेंस लाइन से ही नीचे आ जाए बेंड हो गया, और पिछले वाले केस में इतना बेंड नहीं हो पाई कि ये यहां आ जाए बेंड हो गया, इस लाइन से नीचे आ जाए। इस लाइन से अगर ऊपर ऊपर रही तो इमेज इधर बनेगी, क्योंकि बेंडिंग पावर के ऊपर डिपेंड है ना। अगर मान लो ये म्यू टू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या वो इस वाले एरो के हिसाब से बेंड कर देगा, इस वाले के हिसाब से, और अगर मेरा म्यू टू उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इस वाले इलाके में ही बेंड कर पाएगा, इसलिए 2 केस बन गए। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इमेज यहां बनेगी, और थोड़ा सा वीक रह गया तो इमेज यहां बनेगी। फॉर्मूला सबका सही मारा,
इमेज में कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ एक ही इधर बिल्कुल, क्योंकि वहां बेंडिंग कितनी भी करा ले सेम मीडियम रहेगा। देख ले, जैसे ये वाली रे है, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई है, सोच के बता। अवे क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा ले लिया मैंने जिसमें ऑब्जेक्ट है उसका, तो दूसरे वाले में जाएगा तो रेयर माना जाएगा, रेयर माना जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसको कितना भी अवे भेज ले, बैक ट्रेस करके बनेगी इधर ही, इसलिए दो केस नहीं बने, इसलिए यहाँ भी दो केस नहीं बने, इसीलिए इससे अगले वाले में भी दो केस नहीं बने। क्लियर हुई सारी बातें? देख ली इसमें भी। हाँ, नहीं पेपर में वो तुम्हें या तो डायग्राम देगा या कुछ कुछ बोलेगा, है ना, कुछ कुछ बोलेगा, मतलब वही इंग्लिश में लिख देगा कुछ लाइन है, और उसके हिसाब से तुम्हें पहचानना होगा। जैसे उसने बोला कि मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया डेंसर मीडियम में, ऑब्जेक्ट ले लिया डेंसर मीडियम में, और उसके सामने मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा कॉनकेव, तो तुम पहचानोगे कौन सा केस है। उसने कहा मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया डेंसर मीडियम में अगेन, और उसके सामने रख दिया मैंने कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स, तो तुम खुद पहचानोगे। अगर वो ये वाला केस तुम्हें बोलता है और पावर भी नहीं बता रहा इसकी ज्यादा कम है, तो ऐसे ही बना के आ जाओ, आंसर तो सेम ही आना है, क्यों लोड ले रहे हो, है ना, सारी टेंशन यही निकाल दोगे। एक तो ये दिमागी रोग से बीमार है, इसका इलाज करवाओ कहीं, दोस्त वोस्त हो तुम इसके, दोस्ती के नाते उसको संभालो ना थोड़ा सा, क्यों इसकी मानसिक स्थिति उस लेवल पे जाने दे रहे हो तुम। ये तो समझने वाले के ऊपर बात है ना, तुम उसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया, अगर रोबोट है वो, आदमी नहीं है, उसे लिटरल मीनिंग चाहिए होता है वर्ड्स का। बताओ यहाँ तक कोई भी दिक्कत? अच्छा अब इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद लंच खाएंगे। जैसे मान के लो क्वेश्चन नहीं करते हैं, बढ़िया बढ़िया से, बुद्धि भी खुलेगी तुम्हारी थोड़ी सी, अच्छा भी लगेगा तुम्हें। ये पहला ऑब्जर्वर, ये दूसरा ऑब्जर्वर, ठीक है, और ये मान लो सेंटर है इसका, ये दूरी मान लो 10 सेंटीमीटर है। उसने कहा है मेरी इमेज, इमेज नहीं ऑब्जेक्ट, मेरा ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 मान लो, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 मान लो, गिवन है ऑब्जेक्ट इज एट 5 सेंटीमीटर इन 3/2, फाइंड V4 ऑब्जर्वर 1 एंड ऑब्जर्वर 2। सवाल समझ आया? वो नहीं बताया उसने कुछ भी, या ऐसा कर लो ऑब्जर्वर 1 की साइड बोल दो, इज एट 5 सेंटीमीटर इन 3/2 एट ऑब्जर्वर 1 साइड। अब तो पता लग गया एग्जैक्टली कहां पे है, ठीक है, तो करवाना शुरू करता हूँ फटाफट, ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। सारी की सारी दूरी हमेशा कहां से नपती है? पोल, पोल कहां से? पोल, इसके लिए ये है पोल P1, इस आदमी के लिए ये है पोल P2, दोनों के लिए पोल अलग अलग है, कोई परेशानी? तो इसके पोल से कितना दूर है वो? 5 सेंटीमीटर, कौन से मीडियम में? 3/2 के अंदर। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, यहां से कितना चलोगे इधर? 5, लगभग बीचों बीच में आ जाएगा, क्योंकि ये कितना है 10, मुझे कैसे पता है 10, क्योंकि ये 10 रेडियस है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, मैं तो अपना शुरू हो जाऊंगा कैसे, इस वाले फॉर्मूले से, सही है। अब सुनना ध्यान से, μ2 क्या होगा यहाँ पे? 3/2, μ2 3/2 होगा। ये कौन बताया तुम्हें μ2 3/2 होगा? मुझे बताओ, v कहाँ मिलता है? μ2 में। ऑब्जेक्ट कहाँ है? 3/2 में। तो किसके ऊपर 3/2 लिखोगे, u के ऊपर v के ऊपर? u के ऊपर लिखोगे ना, तो क्या लिखा जाएगा? 3/2 डिवाइडेड बाय u कितना? 5। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसे नहीं होंगी, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाएगा, और मैं पोल से नापता हूं सारी दूरी, तो पोल से जब इस डिस्टेंस को मेजर करूंगा तो मुझे इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, तो ये कैसा लिखा जाएगा? एक एक चीज ध्यान से सुनना वरना गलती हो जाएगी, समझ आया?
अच्छा, और v के ऊपर कौन लिखा जाएगा? 1, क्योंकि अगर इसके ऊपर 3/2 लिखा जा चुका है तो बचा कौन? उसके ऊपर तो पक्का म्यू टू आएगा, चाहे इमेज म्यू टू में बने या ना बने, लेकिन लिखा क्या जाएगा? म्यू टू। लिखा क्या जाएगा? म्यू टू। इसका सबूत दे चुका हूं। जैसे अब तक जितने भी डायग्राम देखो, मेरी इमेज सेम मीडियम में बनी है, बट नाम क्या आगे म्यू टू लिखा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कौन से मीडियम में बन रही है, म्यू टू हमेशा किसका होता है? इमेज के ऊपर। इमेज डिस्टेंस के ऊपर म्यू टू लिखा जाता है। और देखो यहां भी देख लो, क्या इमेज सेम मीडियम में बनी? इमेज सेम मीडियम में बनने के बाद भी क्या लिखा गया है, जबकि म्यू टू तो उधर था। आई बात समझ? इधर आ जाओ। इधर मेरी इमेज क्या ऑब्जेक्ट की साइड पे ही है, म्यू टू पे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी वी के ऊपर कौन आया? यहां दूसरी साइड है, तो दूसरी साइड है तब भी क्या आ रहा है? तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, इमेज कौन से मीडियम में बन रही है। मुझे हमेशा जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसके दूसरे वाला मीडियम इस्तेमाल करना है वी के लिए। लॉजिक क्लियर? आप समझ आया सवाल क्यों करवा रहा हूं? डेरिवेशन से काम तुरंत चल जाएगा, अप्लाई भी तो करना आना चाहिए फॉर्मूला, है ना। अब यही है, अगर मैंने सिर्फ फॉर्मूले को फॉर्मूले की तरह ड्राइव करवा दिया, उसको फील के साथ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं होगा। तो मुझे बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए, म्यू टू की जगह क्या लिखना चाहिए? सबको समझ आता है कि 1 क्यों लिखा है, और v का ना मुझे साइन पता, क्यों नहीं पता? मुझे पता ही नहीं इमेज कहां है, तो साइन कहां से बता दूंगा। और रे डायग्राम इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि मुझे v नहीं पता। रे डायग्राम तो समझ के लिए होता है, जब मुझे पता ही नहीं है बनना कहां है रे डायग्राम, तो मैं बना भी नहीं पाऊंगा। पिछले वालों को मुझे पता था पहले से कैसे रे डायग्राम बनेगा, इसलिए पहले वो बना दिया। ठीक है, अच्छा। माइनस क्या लिखूं? 3/2 डिवाइडेड बाय -5। ये क्या लिखा मैंने? म्यू 1/u। u नेगेटिव क्यों? क्योंकि पोल इधर है, उसके अपोजिट जाके मेजर करना पड़ रहा है, इंसिडेंट रे उधर थी। सही बात है, सारे लॉजिक क्लियर हुए यहां तक? अच्छा, बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन। ये दिख रहा है म्यू टू माइनस म्यू वन, इसकी जगह क्या लिखूं? म्यू टू कितना? 1 माइनस डिवाइडेड बाय 10। मुझे बताओ ये जो तुमने 10 लिया है, आर की वैल्यू 10 ली है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पोल से मेजर करेंगे, सेंटर तक जाएंगे, इस डायरेक्शन में मेजर करूंगा तो नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि इंसिडेंट रे उधर है। तो क्या लिख दूं? माइनस। ऐसे इस्तेमाल करते हैं इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला इस्तेमाल करना आया, इसीलिए बोल रहा था हमेशा जब भी उसको यूज करोगे तो साइन के साथ यूज करना, साइन रख के यूज करना। साइन रखने आगे, ठीक है। अब समझाना शुरू करते हैं इसको। के माइनस माइनस प्लस, उधर जाके फिर से माइनस, तो 1/v बराबर, ये माइनस आधा, एक में से 1.5 जा रहा है ना, तो माइनस आधा, माइनस और माइनस कैंसिल, तो क्या बचे? आधा बटा 10। ये देखो ध्यान से, 2 को नीचे भेज दो तो क्या 3/10, और ये इधर प्लस का हो चुका था, माइनस माइनस कट के उधर भेजोगे फिर से माइनस का, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3/10। कोई परेशानी? तुम्हें आधे में से 3 घटाना है, तो 2.5 बचेगा। 2.5/10 मतलब 25/100, मतलब 1/4, तो डायरेक्ट लिख दूं 1/4। और प्लस का कि माइनस का? छोटे में से बड़ा घटा रहे हो तो माइनस का आएगा, तो v क्या -4 सेंटीमीटर आ गया। अगर ये सेंटीमीटर में था वो भी सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि आर भी सेंटीमीटर में है, सब कुछ सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर हुआ? अब मुझे पता है कि इमेज कहां बनेगी, अब रे डायग्राम बना सकता हूं, तो अब रे डायग्राम बना लेते हैं। रे डायग्राम देखो ऐसे बनाएंगे। नॉर्मल बना लेते हैं पहले। मुझे बताएं नॉर्मल जो भी इससे पास होगी वो क्या है? नॉर्मल। तो क्या ये नॉर्मल है? हाँ। क्या ये नॉर्मल है? हाँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस खुद नॉर्मल होता है, क्या ये भी नॉर्मल है? कहीं भी बना लो वो नॉर्मल ही होगा, बस किससे पास होना चाहिए? सेंटर से। और किसी भी नॉर्मल को इस्तेमाल कर लो, इमेज वहीं आनी है। किसी भी नॉर्मल को यूज कर लो, इमेज वहीं आनी है। तो कोई एक नॉर्मल पिक कर लेते हैं, जैसे मान लो ये वाली नॉर्मल पिक कर ली, चलेगा? ठीक है। ये तो बन गई नॉर्मल। अब इस नॉर्मल से यहां से ऑब्जेक्ट से एक रे निकलेगी, दिखाई दिया? और इसको सीधे जाना था, है ना, तो ये सीधा कैसे जाएगा? सीधा ऐसे जाएगा, यहां जाना था इसको, दिखाई पड़ा? अब मुझे बताओ मैं 3/2 में से एक में जा रहा हूं, तो मैं डेंसर से रेयर में, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर में, अवे टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सही है, ये यहां से गई तो इससे भी ज्यादा दूर से जाएगी ना, तो मुझे बताओ क्या इंसिडेंट रे मेरी ऐसी नहीं बनेगी? क्या ये बन गई इंसिडेंट रे? कोई परेशानी? और इसी को बैक ट्रेस कर दूं तो वहीं में जा जाएगी। तो ये क्या बन गई?
इमेज। और ये दूरी कितनी, बनाते टाइम तो प्लस की 4 लिखूंगा क्योंकि मुझे साइंस ले ली मैंने, -4 किधर होगा। अच्छा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई फिर, तो वो ये सवाल इस तरीके से भी पूछ सकता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच क्या दूरी है, 1 सेंटीमीटर है। ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर है वो, 4 कैसे हो गई, अबे 4 तो पोल से है। क्या वो इस सवाल को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, वो तुमसे पोल से दूरी ना पूछ के, वी ना पूछ के तुमसे क्या पूछ सकता है कि जो मेरी इमेज बनी है वो ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूर है, पूछ सकता है। क्या कोई परेशानी आया इसको, अब सेकंड वाला तुम करवाओगे, हो जाओ चालू फटाफट, बोलो कैसे करोगे, क्या क्या लिखा जाए, लगवाओ फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट अभी भी कहाँ है, 3/2 में, तो क्या लिखा जाएगा, 3/2। इस बार पोल ये यूज करोगे, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस बार क्या होगी, 4, दूसरा पोल, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। अब सारी की सारी चीजें उधर है, तो तुम्हें पता है नेगेटिव आने वाला है, तो आर भी नेगेटिव होगा, आई भी नेगेटिव होगा, आई मतलब वी, और यू भी नेगेटिव होगा। क्लियर है, रखना चालू करते हैं। इसके नीचे क्या लिखो, यू की वी, यू कितना है, यू 10 तो ये रहा, और 5 ये रहा, तो कितना हो गया, 2 और 5 15, माइनस का प्लस का, बढ़िया शाबाश। इसके आगे क्या लिखो, माइनस, और यहाँ म्यू1 कितना है, 1, म्यू1 या म्यू2, म्यू2 वो 1 है, और नीचे उधर म्यू2 माइनस म्यू1 मतलब 1 - 3/2 डिवाइडेड बाय आर कितना, -10। क्या इधर सोल्व करके आ गया, ½ क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। अच्छा, यहां माइनस से माइनस कटा, 3 से इसको काटो 10 बार जाएगा, सॉरी कितनी बार जाएगा, 3 × 5, और इसको 2 को नीचे भेज दो, तो क्या 1/10 लिखा हुआ है प्लस का, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है, उधर भेजोगे -1/10, आधा में से 1 गया, -(आधा/10), तो क्या -1/20, मतलब v कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का आंसर है। क्या आप रे डायग्राम भी बना सकते हो, हम रे डायग्राम बना लो, नॉर्मल बनाते हैं सबसे पहले, तो ये नॉर्मल कहीं भी बना लो, तुम्हारी इच्छा है, जैसे मैंने यहाँ बना ली मान लो नॉर्मल, ये भी तो एक नॉर्मल ही है, सेंटर से एज लॉन्ग एज इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर इट इज नॉर्मल, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये है, क्या यहाँ से एक रे जाएगी जो यहाँ टकराएगी, अब मुझे बताओ ये डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, तो मुझे बताओ डॉटेड लाइन कहाँ जाएगी, सीधी जानी थी डॉटेड लाइन, तो इसको ऐसे जाना था एक्चुअल में, तो अब ये अवे टुवर्ड्स, अवे मतलब ये थोड़ा सा नीचे घूम के बनेगी ऐसे, है ना। क्या ये मेरी एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे आ गई, ये क्या ही एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे है ना। और कहां जान बनना चाहिए इसको, इस वाले पोल से कितनी दूर, 20 सेंटीमीटर, ये रहा 20 सेंटीमीटर दूर पोल 1 पे बनेगी, तो बैक ट्रेस करेंगे तो ये कहां जानी चाहिए, तो पहले ये वाली रे बनाओ, और ये वाली रे बनाने के बाद फिर ये डार्क लाइन बना दो, ये क्या बन गई, रिफ्लेक्टेड, बन गया डायग्राम। अब मुझे बताओ ये जो इतना अच्छा रे डायग्राम बना पाए हम, कब बना पाए, जब मुझे डेटा पता था, और किसी भी नॉर्मल को इस्तेमाल करके बना लो डायग्राम वही बनेगा, तो इसका मतलब डायग्राम का कोई खास मतलब होता नहीं है ऑप्टिक्स में, सही है। चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो। तो ये वाला सवाल सबको क्लियर है, इस सवाल में बताओ किसी को कोई भी दिक्कत, सारी परेशानी क्लियर, ठीक है एक और करो। इसको एक काम करो, इसको 3/2 ही ले लो, ये एक रखो, और इस बार ऑब्जर्वर यहां से देखेगा, एक ही ऑब्जर्वर है, और तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया, कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको 5 ले लो, मेरे ख्याल से 5 लेने से ना कैलकुलेशन इजी होनी चाहिए।
ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, इससे भी बाहर कहाँ, 5 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, और इसका पेरीफेरी तक दूरी 10 ही रख लो, उसी के हिसाब से मैंने ये सेट करा है डेटा। क्या, हाँ, एक ही आंख है इस बार, खैर बड़ी सुंदर होना, तुम्हारी इतनी घटिया है तो भैया हर चीज सुंदर ही लगे, क्यों बोलता है, जरूर ये बोलना, उससे कौन सा सुंदर हो जाएगी आंखें। ठीक है, सामने देख, इन चक्षुओं को बढ़िया इस्तेमाल कर। तेरे को देख के तो वही लगता है, तभी तो टोक रहा हूँ। हाँ बता। इससे ज्यादा दोष लगाऊं उससे पहले यहाँ ध्यान दे, है ना। आओ करना शुरू करते हैं इसको, मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है, पहले वाले मीडियम में, ठीक है, ओके। लगवा फॉर्मूला, सबसे पहले क्या लिखूंगा, म्यू टू, इस बार म्यू टू क्या होगा, क्यों, क्योंकि म्यू वन किसने घेर लिया, वन ने, सही है, बटा वी माइनस म्यू वन कितना, वन। अच्छा, इस बार इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होगी, आई से, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, और चीज है पोल से नपती है, ये हो गया पोल वन। तो पोल वन से मुझे ऑब्जेक्ट तक जाना है, इंसिडेंट रे के अपोजिट या अलोंग, अपोजिट, तो क्या लिखा जाएगा इसको, 1/-5, दिखाई पड़ा सबको, बरोबर। चलो आगे बताओ क्या लिखना है, 3/2 माइनस बटा आर कितना, 10 की -10, सोच लो, इंसिडेंट रे इधर है, पोल से सेंटर तक दूरी मेजर करोगे, अलोंग कर रहे हो इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो पॉजिटिव कहता, आ रहा है लगाना, ठीक है। अब इसको तो लिख लो 3/2v, ये माइनस माइनस प्लस, उधर ले जाओगे तो माइनस, 3/2 माइनस 1 आधा, वो भी प्लस का, तो ये कितना आया, ½ तो ऐसा कर लो, इसको 1/20 लिख लो, कोई परेशानी, माइनस 1/5, बताओ कोई दिक्कत, सुलझा लो इसको, एलसीएम 20 आएगा, यहां कितना आएगा 4, या 1 1, और वहां कितना आएगा 4, क्योंकि 5 चौक 20, तो 1 - 4 इज -3, -3/20, किसी को पूछना हो तो पूछ लो कैसे आया, है ना, अभी जान पहचान है, एडमिशन करवा दूंगा छठी में, नहीं नहीं मेरा कोई स्कूल नहीं है भाई, मैं जिम्मेदारी भी लूंगा, और 3 से 3 वंदे मातरम, 2 से 20 जय काली, तो v आ गया -10, -10 आने का क्या तात्पर्य है, कि इससे भी 5 और पीछे, या फिर इससे 10 पीछे, तो यहां बननी चाहिए मेरी इमेज, और ये फाइनल इमेज नहीं है, ये इंटरमीडिएट इमेज है। ये जो इमेज बनी है किसके लिए बनी है, पोल वन के लिए, किसके लिए बनी है, ये आदमी कहां से चीजें देख रहा है, पोल टू के लिए, तो पोल टू के लिए तो अभी बनाओगे इमेज, आया समझ, ये फाइनल आंसर नहीं है, दौड़ अभी आधी हुई है, अभी आधी बाकी है, क्यों, कैसे पता मुझे, क्योंकि ये जो इमेज बनी है किसके लिए बनी, पोल वन के लिए, और वो आदमी कहां से देख रहा है चीजों को, पोल टू से हिसाब से देख रहा है, तो पोल टू के लिए भी तो इमेज बनाओगे ना अभी, तो ये बनी इंटरमीडिएट इमेज, तो इसको वी डैश नाम दे दिया मैंने, और ये बनी आई डैश। अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा उसके लिए, क्या तुमने शिफ्ट पढ़ी थी जिसमें मैंने पढ़ाया था कि बीच में एक स्लैब है और सेम मीडियम में ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और सेम मीडियम में ही ऑब्जर्वर है, बट बीच में एक स्लैब आ गई, तो देखने का लहजा क्या था, 2 सरफेस बने थे, याद है, सरफेस 1 सरफेस 2, अब सरफेस 1 के उस पार था ऑब्जेक्ट, उसकी बनी एक इंटरमीडिएट इमेज, वो इमेज उस ऑब्जर्वर को कैसे दिखी, ऑब्जेक्ट की तरह, किस दुनिया में, कांच की दुनिया में, और उस कांच की दुनिया में उसने अपने ही मीडियम में उस इमेज को देखा, ये सारी बातें मैं कर चुका हूं, इसलिए आज इस सवाल में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ हाँ हाँ, अब यहाँ पे वही बातें अप्लाई होंगी, ये आदमी जो भी देखे, चाहे इसको देखे चाहे इसको देखे, ये देखेगा अपने ही मीडियम में, ये देखेगा अपने ही मीडियम में, ठीक है, असलियत में मीडियम किस मीडियम में है चीजें, 3/2 में, ये किस मीडियम में देख रहा है, अपने ही मीडियम में। अच्छा, यहां वाला आदमी अगर इस मीडियम के अंदर कोई आदमी होता तो वो तो पोल वन के थ्रू देखता, वो इसको फाइनल इमेज की तरह देखता, और ये जो बाहर की चीजें हैं ये वाला आदमी अपने ही मीडियम में देखता, ये किस मीडियम में देखेगा, मीडियम 1 में,
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है उस मीडियम में। अगर यहां होता ये तो किस में देखता, ये इस वाली इमेज को भी उसी मीडियम में देखता जिसमें खुद है, मतलब 3/2 वाले में। सही बात है। ये आदमी कहां देख रहा है, लेकिन इसके लिए ये किस दुनिया में है, 3/2 दुनिया में है, और ये 3/2 दुनिया में जो चीजें हैं वो एक वाली दुनिया में देखेगा जिसका मीडियम एक है। ऐसे कहानी चल रही है, इसीलिए मैंने वहां पे टाइम लगा के सारी बातें सिखाई थी। ठीक है, याद आया कुछ कुछ, ताकि ये सवाल इजी हो जाए बहुत। अच्छा, अब हमें सारी बातें पता ही है, सारी साइकोलॉजी फिजियोलॉजी सब पता है इसकी, तो फटाफट करना शुरू करते हैं। मुझे बताओ, ये दूरी v डैश है और कितना है ये 10 सेंटीमीटर। रे डायग्राम बनाएगा, बनाना है, जिसको बनवाना है रे डायग्राम बनवा लो। सुंदर लगेगा और तो कुछ नहीं। अच्छा मुझे बताओ, यहां से कहीं से भी ऐसे लाइन निकाल दो तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, नार्मल, जे नार्मल होगी। अच्छा फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट से एक रे निकलेगी, यहां जाएगी, इसको असलियत में कहां जाना था, सीधा, बट सीधा जा नहीं सकती क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है, ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा सीधी निकल जाए, तो ये बेंड होगी। अब ये बेंड टुवर्ड्स क्या है, रेयर से डेंसर में जा रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल, ये है नॉर्मल, तो ये रे इस तरफ झुकाव देगी, तो असलियत में कहां बननी शुरू हो जाएगी। अब इसको बैक ट्रेस करेंगे तो मुझे यहां दिखनी चाहिए, बैक ट्रेस करने पे यहां दिखनी चाहिए ना, और दिखेगी कहां, वही दिखेगी, बट क्यों दिखेगी वहां पे, उसका भी रीजन है। क्योंकि यही वाली रे यहां बेंड हुई है, ऐसे बना इसका रे डायग्राम। क्या बन गया रे डायग्राम, कोई परेशानी। इस रे को सीधा जाना था, बट क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई तो अब इसको बैक ट्रेस करेंगे तो ये पीछे नजर आएगी। ये इमेज बनी पोल 1 के लिए। अब ये जो इमेज है किसकी तरह बिहेव करेगी, एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर पोल। क्लियर हुआ, सही बात है, ठीक है। अब ये आदमी पोल 2 से देखेगा सारी चीजें, तो मुझे बताओ पोल 2 से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहां से इंसिडेंट रे निकलेगी तो ये वाली डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, पोल 2 से मैं कोई भी दूरी नाप लूं अब सारी की सारी कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी, क्योंकि सारी उधर है, आर भी उधर है, यू भी उधर है। लिखना शुरू करते हैं, यू बताओ कितना होगा, क्या ये वाली दूरी, ये वाली दूरी यू कहलाएगी, और कितनी होगी ये, अरे 20 तो यही हो गया, 10 ये हो गया। मैं बताता हूं कैसे, यहां से यहां क्या है, यहां से यहां कैसे पता, रेडियस है ना, तो डायमीटर 20 होगी, ठीक है, फिर 10 और आगे चल लो, हो गया 30। अच्छा मैं इसको मेजर करने के लिए किस डायरेक्शन में गया हूं, अपोजिट गया हूं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो u -30 + 30, तो मुझे बताओ और v कहां बनेगा, पहले u तो बनाओ फिर v बनेगा, तो u कौन से मीडियम में है इस आदमी के लिए, पोल 2 से देखने पे u कौन से मीडियम में है, 3/2 मीडियम में, तो क्या लिखा जाएगा, 3/2 तो आएगा u के ऊपर, वो तो u ने घेर लिया, बाकी बचा हुआ v के पास जाएगा, तो v के पास क्या गया 1, तो यहाँ क्या लिखा गया 1/v माइनस 3/2 बटा में -30 बराबर μ2 - μ1, मतलब 1 - 3/2 बटे में r बताओ कितना, प्लस का या माइनस का, माइनस का, बहुत टाइम लेते हो, -10, सुलझा लेते हैं अब इसे। ये फिर से वही वाली काम, 3 से गया 10 बार, तो ये बचा 2/10, और उधर बचा हुआ है ½ हाँ ये 3/2 है, तो मैं 2/10 बोल रहा हूँ ना, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ 1/20, 1/20 सही कह रहा हूँ, 1/20, तो 1/20 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इधर कैसा हो गया प्लस का, समझ पा रहे हो, माइनस माइनस प्लस, उधर गया तो इधर तब तक क्या आ जाएगा, ½10, और -½ क्या होता है 1/20, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, प्लस का या माइनस का, प्लस का लिखा जाएगा ना, ऊपर से माइनस आएगा नीचे से माइनस प्लस का, और ये क्या है प्लस का 1/20 उधर जाएगा तो माइनस का 1/20, कितना आ गया, अगर 1/v 0 है तो क्या v इनफाइनाइट नहीं रहा होगा, समझ पाए हो, तो अब रे डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं क्या हुआ होगा, है ना, नॉर्मल निकाल लेते हैं, ये बन, अरे
मान लो यहाँ बना ली नॉर्मल, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये, तो यहां से एक लाइन आएगी आई से, क्या बताइए, अलग ही कहानी है इसकी। ठीक है, ये कौन सी रे बनी, इंसिडेंट रे। इसको सीधा जाना था, जाना तो इसको ऐसे था, बट क्योंकि अब बेंडिंग आएगी, क्यों, क्योंकि ये रेयर से, सॉरी डेंसर से रेयर मीडियम में, तो अवे टुवर्ड अवे, तो असलियत में इसको कैसे बनना था, इसको यहां जाना था, ऐसे जाना था, समझ पाए। तो असलियत में कैसे बनेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और इसी को अगर बैक ट्रेस कर लूंगा तो ये दोनों कहां मिलेंगी, दो पैरेलल्स कहां मिलती हैं, मत लगने दे, तुम्हें समझ तो आया ना, समझ आना चाहिए, नहीं आया समझ, ये टाइम वेस्ट कर रहा है तुम्हारा, ये कह रहा है नहीं आया समझ, मैं सीधी बना दूंगा, समझ में आ जाएगा, तो मैं सीधी बना रहा हूँ सिर्फ इसके कहने पे, उसकी बात कर रहा हूँ, उसको मारना मेरे को क्यों, मन में तो मार ही सकते हो ना, मन में तो तुम कुछ भी कर लो, है ना, मन में तो प्रधानमंत्री के मर्डर हो जाते हैं पता नहीं कितनी बार, वो भी पान के खोके मना कर देता है। ये डायग्राम समझ आया, इसका मतलब मेरी इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे बनने का मतलब क्या है कि मेरी रिफ्लेक्टेड रे, जो फाइनल इमर्जेंट रे है, फाइनल इमर्जेंट रे है, वो किसके पैरेलल आ गई होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई होगी। हाँ, ये जब तक तू वो ऑप्टिकल नहीं पढ़ के आएगी ना, जो शिफ्ट पढ़ाई थी, तब तक समझ नहीं आया, क्योंकि वहां पे बहुत बातें कर चुका हूँ मैं इस पे, यही दिक्कत है। फाइनल इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू, और मुझे पता था ये सवाल तेरा आएगा ही आएगा, क्योंकि मुझे पता है अगर वो नहीं समझ आया तो ये भी नहीं समझ आएगा। अच्छा, जिसने वो वाली क्लास ली है उसको किसी को दिक्कत है कि मैंने यहाँ इसके ऊपर 3/2 क्यों लिख दिया, क्योंकि ये वाला आदमी पूरी दुनिया इसमें देखेगा, और कोई भी मीडियम उसके लिए कहां तक फैला होता है, इन्फिनिटी तक, अभी तो ऐसे ही मान के चल, है ना। क्या ये सवाल समझ आता है सभी को, कोई भी परेशानी। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ सितारा बात है, मैं लेंस पढ़ा ही नहीं रहा, नहीं 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 नहीं, ये लेंस नहीं है, लेंस अलग चीज है, ये अलग चीज है। हाँ, अभी लेंस पे आ रहा हूँ, और लेंस पे आने के लिए ही, क्योंकि मुझे यहाँ से ट्रांजिशन करना है लेंस पे, तो ऐसा है नहीं वहां पे भी रटवाऊंगा चीजें, रिलेट ही करूंगा इस वाले से, तो इस वाले से रिलेट करने के लिए सितारा बात क्या है कि क्योंकि मेरा यहाँ पे P2 माइनस P1 कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो ऐसी चीज को थिक लेंस बोला जाता है, थिक लेंस या थिक रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, थिक रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ये कैसा सरफेस हुआ, ठीक है, ऑल हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मेंस और एडवांस ऐसे डायग्राम देके सवाल पूछता है, तो उसके लिए मैंने करवाया है, ठीक है। थ्योरी में हमारे सिलेबस में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि थिक लेंस ऑब्वियसली, अगर लेंस थिक हो जाएगा तो पेरेक्सियल रे ऑप्टिकल सेंटर से नहीं जा पाएगी, सिर्फ नॉर्मल जा पाएगी। मैंने तुम्हें एक लॉजिक दिया था स्लैब पढ़ा के, ग्लास स्लैब पढ़ा के एक लॉजिक दिया था कि इतने हिस्से में अगर तुम कोई भी रे फेंकोगे तो ये स्लैब की तरह बिहेव करेगा, ना तो डिस्पर्शन आएगा और ना ही डिविएशन आएगा, सिर्फ लेटरल शिफ्ट होगी, और लेटरल शिफ्ट भी वैसी खत्म हो गई इसकी नॉर्मल की तरफ। तो यह क्या, ये सारी बातें किसके लिए थी, थिन लेंस के लिए, ये ऐसा नहीं कर रहा। अगर तुम इसके आंख बंद करके ऐसे रे भेज दोगे, वो सेंटर से नहीं जा रही, तो फिर जो ये रे डायग्राम तुमने बचपन में सीखे हैं, 10th क्लास में आते हैं ना, इसके भी रे डायग्राम आते हैं लेंस के भी, तो सारे के सारे रे डायग्राम गलत हो जाएंगे। ये सिर्फ किस लेंस के लिए है सारी बातें सर, जो तुमने 10वीं में पढ़ी थी, थिन लेंस के लिए, समझ आया। अच्छा, थिक और थिन लेंस में फर्क ही किसका है, पोल्स का, सुनना ध्यान से, क्या ये पोल 1 है और ये पोल, अगर मैं बोलूं कि मेरा P2 माइनस P1 0 को अप्रोच करे, किसको अप्रोच कर जाए, तो यही क्या बन जाएगा, थिन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब समझ आया क्या फर्क होता है थिन और थिक में। थिक रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस में दो पोल के बीच की दूरी बहुत अच्छी खासी होती है, तुम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको कैलकुलेशन में लाना पड़ता है, लेकिन वहीं पे थिन लेंस के लिए दो पोल के बीच की दूरी को बहुत कम कर दिया जाता है, तो अब वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, और ऐसा क्या अद्भुत हो जाता है कि हमारी गलत चीजें भी सही होने लग जाती है, वो समझना, वो असली बात। तो समझना, अगर मैं P2 माइनस P1, अभी तो मुझे एक बात बताओ कि जो पिछले वाली इमेज का ऑब्जेक्ट था वो कितनी दूर था, वो था 5 सेंटीमीटर दूर, और जो इमेज बनी वो कितनी दूर बनी, तो मुझे बताओ V डैश किसके बराबर आया, अभी साइन इग्नोर करो, किसके बराबर आया 10,
क्लियर है? तो हमने जब u निकाला, u फाइनल निकाला, सुनते रहे ना, u फाइनल जब निकाला वो कितना आया? ये दोनों बराबर नहीं आए, ये दोनों बराबर नहीं आए। तो मैं यहां पे v इंटरमीडिएट को डायरेक्टली u फाइनल नहीं ले सकता। किस केस में? फॉर थिक लेंस। बात समझ में आती है? लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के हिसाब से बात करूं, इस पॉइंट के हिसाब से बात करूं, तो इस पॉइंट के हिसाब से, कोई नहीं सामने देखो, इस वाले पॉइंट के हिसाब से अगर इन दोनों के बीच की दूरी 0 सेंटीमीटर है, तो आओ जरा करना इनके बीच की दूरी 0, पास में ले आए। अब इन दोनों के बीच की, पोल 1 पोल 2 के बीच की दूरी कितनी? 0। तो अब मुझे बताओ, तुम चाहे पोल 2 से दूरी मेजर करो, पोल 1 से दूरी मेजर करो, दूरी क्या अप्रोक्सीमेटली बराबर आने वाली है। तो मुझे बताओ मेरा यू फाइनल कितना बन जाएगा? अब क्या 30 ही रहेगा? कैसे रहेगा 30? इसको उठा के इसके ऊपर चिपका दिया, कैसे 30 रहा? कितना बन गया अब यू फाइनल? 10। तो अब मैं ये चीज लिख पाऊंगा कि अगर मेरा v डैश 10 है तो u फाइनल भी 10 हो जाएगा। तो मैं v इंटरमीडिएट को डायरेक्टली क्या लिख पाऊंगा? u फाइनल ले पाऊंगा। ये सिर्फ किस केस में पॉसिबल है? इसीलिए जब तुम लेंस पढ़ते हो तो जो मेरी इमेज बनती है, उसका इंटरमीडिएट जो इमेज बनती है पहले सरफेस के थ्रू, वो इमेज डिस्टेंस डायरेक्टली ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लिया जाता है। क्यों ले लिया जाता है? थिन है वो, अगर उसको थिक कर देंगे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और जो अब तुम फॉर्मूला पढ़ोगे, लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला, वो तभी वैलिड होगा जब ये वाला केस हो। तो अब हम इस केस के ऊपर पढ़ेंगे सारी बातें। बात समझ में आती है? कोई परेशानी? तो लेंस, जो भी मैं बातें लेंस के लिए पढ़ाऊंगा वो तभी सच होंगी जब P2 माइनस P1 हो जाए, क्योंकि लेंस बिना बोले थिन ही लिया जाएगा सिलेबस में। आई बात समझ? तो इन सवालों से तुम्हारे सवाल की प्रैक्टिस भी हो गई और एक कॉन्सेप्ट भी सीख गए। ठीक है, बढ़िया। आगे एक आखिरी सवाल और कर लो इसी बिहेवियर पे। क्या बात है? क्या परेशानी है? तो होने तो ये क्या बदतमीजी है? हैं? तो मेल होने के बाद भी बुआ बहुत अच्छी बनेगा। हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जिसकी हम सेफ्टी करें। तो मेरे से होके जाना पड़ेगा ना इससे अंदर। तो मैं तो हुई, तो मैं, मेरी सेफ्टी तू करेगा, हो गया उस लायक। जब पड़ेगी तो बुला लेंगे। पहले उस लायक बनो। कोई भी आदमी खाली कप उठा के पीना चालू नहीं कर देगा उसमें से, पहले भरेगा उसे। पहले कुछ बन तो जा, पहले तुझे कुछ बना तो दूं, तभी तो तेरी सहायता ले पाऊंगा। तो कोशिश तो वही है, बट जैसे तेरी बुद्धि है। तो JJTN तो जरूर बनेगा, तो IITN पता नहीं। चलो खैर, सवाल यह है कि पोल 1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रख दिया गया है। इमेज निकालनी है, ऑब्जर्वर यहां। बताओ कैसे करोगे? और इसको ले लो 4/3, इसको ले लो 3/2। बताओ कैसे करोगे? ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ये रहा ऑब्जेक्ट। हाँ, सेंटर भी यही है। जल्दी करो। अच्छा, 4/3 होता कितना है? 1.3। और ये 1.5, वो 1.3333 आता रहेगा ना? ठीक है। ऐसे मानो इसको कि 4/3 है ना, तो डिफरेंस एक का है, तो ये ऐसे लिखा हुआ 1 + 1/3। तो एक तो एक ही हो गया, 1/3 0.33 होता है, दोनों को जोड़ दो 1.3 आ गया। ऐसे कर लिया सोल्व। खैर, सोल्व करना शुरू करते हैं। मुझे बताओ μ1 क्या लिया जाएगा और μ2 जो बचा, तो 3/2 बाई v, फिर माइनस, फिर 4/3।
डिवाइडेड बाय -10। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे है तो बाकी सब उधर जाने वाले नेगेटिव हो जाएंगे। अच्छा, μ2 माइनस μ1 मतलब 3/2 माइनस 4/3 बटा आर, आर -10 + 10 -10, 3/2 भी लिखा हुआ है ये, ऐसे ही लिख लो इसको, 1.5/v है ना। ये कितना 1.3। अच्छा 1.5 माइनस 1.3 इज 0.2, तो इधर तो लिखा हुआ है 0.2 प्लस का बटा -10, ये क्या है 1.3, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1.3/10, क्या है माइनस का 1.5/10 लिखा हुआ है, 1.5 से 1.5 कट गया, माइनस रह गया, तो v बराबर -10, तो क्या वहीं आ गया। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात यह है कि अगर यहां पे ऑब्जेक्ट रख दूं तो यहां पे जो भी रे आएगी, चाहे ऐसे आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली हर रे, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली हर रे क्या बनेगी नॉर्मल। क्यों? क्योंकि वो सेंटर पे रखा हुआ है, क्योंकि हर रे जो भी नॉर्मल से पास होती है वो क्या बनती है, सेंटर से पास होती है, वो रे क्या बनती है नॉर्मल रे। तो नॉर्मल रे तो अनडिविएटेड पास होती है, और बैक ट्रेस ही कर सकते हो तुम, जब बैक ट्रेस करोगे वापस सेंटर पे आएंगी चीजें, वही वी बन जाएगा, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, बट प्रूफ भी हो गया, सोल्व भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई और कॉन्सेप्ट भी आ गया। ठीक है, यहां तक सारी बातें समझ गई, कोई परेशानी यहां तक। अब जो ये बातें मैंने पढ़ाई हैं इनका इस्तेमाल करूंगा। अब मैं 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस लूंगा एक साथ, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए। ये है सरफेस 1, बाहर मैंने μ1 मान लिया, ये मीडियम μ2, ये मीडियम μ1। ठीक है, मुझे नहीं पता μ1 बड़ा है या μ2 छोटा है, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे पता है कि बाहर और अंदर मीडियम अलग अलग है। मुझे ये भी पता है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r1 है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बराबर नहीं है, तभी तो जनरल केस बनेगा। बराबर ले लूंगा तो इक्विलेंस नहीं बन जाएगा, तो इक्वी तो नहीं बनाना हमें, जनरल लेना है। तो कोई भी लेंस में जो तुम मान के चलते हो कि ये दोनों सरफेस आइडेंटिकल है, ऐसा नहीं होता, दोनों का कर्वेचर अलग अलग हो सकता है, इसलिए दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अलग अलग हो सकता है, और जनरली होता भी यही है, जनरली होता भी यही है। तो 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस जोड़ दिए, तो मैं ऐसा नहीं लगा कि इतना हिस्सा तो मैं किसी और से कांच से काट के ले आया, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ और था और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और था। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो सेम ही रखा मैंने दूसरे वाले का, लेकिन कर्वेचर सेम कर दिया और काट के पलट के लगा दिया उसको। क्या ऐसे भी किया जा सकता था कि मैं इनको ऐसे लगा दूं, ऐसे भी तो किया जा सकता था, इनको ऐसे प्लेस कर दिया जाए, ऐसे भी तो किया जा सकता था कि ऐसे प्लेस कर दिया जाए, ऐसे भी तो किया जा सकता था कि इनको इस तरीके से प्लेस कर दिया जाए और ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया जाए, इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया जाए, ऐसे भी तो किया जा सकता था एक को प्लेन रखे और एक को ऐसे रख दे, बहुत डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं। तो मुझे अब कुछ ऐसा पढ़ना है जो सबके लिए वैलिड हो, मुझे अब कुछ ऐसा पढ़ना है जो अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो क्या सिर्फ इसके लिए वैलिड होगा, नहीं, वो किसके लिए वैलिड होगा, हर कॉम्बिनेशन के लिए। उसे फर्क नहीं पड़ता कि ये R1 कौन है, R2 कौन है, उसे फर्क नहीं पड़ता μ1 कौन है, μ2 कौन है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि ये कर्वेचर कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, दूसरे वाला कॉन्वेक्स है कॉनकेव है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो जब किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा तो क्या बात पूरी जनरलाइज्ड होगी, बात समझ आती है। तो मैं पढ़ाऊंगा इसे यूज करके, लेकिन ये मत मान के चलना कि जो भी आया वो सिर्फ इसके लिए आया, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियर है। और साइन को इग्नोर करके चलूंगा, जब साइन को इग्नोर करके चलूंगा और जो फॉर्मूला निकालूंगा क्या वो सब डायग्राम के लिए वैलिड होगा, कब, उस स्पेसिफिक डायग्राम के साइन रखने के बाद, है ना। क्योंकि रे ऑप्टिक्स का हर फॉर्मूला हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, क्योंकि वो तो हम जो फॉर्मूला निकाल के लाए हैं वो सिर्फ एक रे डायग्राम से निकाल के लाए हैं, और वो हर रे डायग्राम के लिए सही नहीं होगा। कब सही होगा, जब साइन रख दूंगा। तो इसीलिए रे ऑप्टिक्स में जितने भी फॉर्मूले सारे के सारे साइन रख के यूज करने हैं। ये बात क्लियर हो, क्यों रख के यूज करने हैं वो भी फील आती है हमें, ठीक है। आगे की कहानी देखते हैं। जैसे मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस दोनों के लिए कॉमन बन गई, है ना। अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा, अगेन रे डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि मतलब भी नहीं है रे डायग्राम बनाने का, मुझे क्या पता एक्चुअल में क्या पता कॉनकेव होता, मैंने इसको कॉन्वेक्स बनाया हुआ है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्योंकि बातें जनरलाइज हो रही है तो मैं कोई रे डायग्राम नहीं बना रहा। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से जो भी इंसिडेंट रे आएगी उसकी डायरेक्शन होगी तो लेफ्ट टू राइट ही ना, तो ये तो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव। क्या अगर ये वाकई में इस टाइप का सरफेस होता, तुम मुझे बता सकते हो R1 का साइन कैसा होता, पॉजिटिव, और R2 का नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये इस कर्व का पार्ट है और ये, तो इस कर्व का रेडियस उसी डायरेक्शन में बनेगा जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट जा रही है, और इसका अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो R2 नेगेटिव हो जाएगा R1। और अगर ये सरफेस ऐसा होता तो अब R1 नेगेटिव हो जाता, और अब R2 भी नेगेटिव हो जाता, अब R2 पॉजिटिव हो जाता। R1 R2 के साइन देखने आ गए, बट अगेन मैं यहाँ पे कोई साइन
ये सारी बातें क्लियर हुई? मुझे तो बस अब तुम एक काम करो, इस वाले सरफेस के लिए फॉर्मूला लिखवा दो, कर्व सरफेस का, रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व सरफेस या रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस का फॉर्मूला लिखवा दो। बोलो। म्यू2 के नाम तो चढ़ेगा v, और ये v मुझे पता है ये एक इमेज बनाएगा जो इंटरमीडिएट होगी, और क्योंकि P1 और P2 के बीच की दूरी कुछ खास नहीं है, P2 माइनस P1 लगभग किसको अप्रोच कर रहा है, तो ये थिन लेंस हुआ। कैसा लेंस हुआ? सही बात है। अगर ये थिन हुआ तो इसका मतलब जो भी मेरा v डैश आएगा उसी को u फाइनल ले लिया जाएगा। क्यों लिया गया आप समझ आया? ठीक है। माइनस बाय एक्चुअल u बराबर, बोलो, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r1। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत किसी को? लिख लिया? ठीक है, इधर आ जाओ। इस वाले के लिए लिखवाओ सेम फॉर्मूला। बताओ क्या लिखा जाएगा इस वाले सरफेस के लिए? क्या अब दुनिया पोल 2 से दिखने लग जाएगी? जब दुनिया पोल 2 से दिखेगी तो फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या फॉर्मूला बनेगा? μ1 बाय v माइनस μ2। अब u की जगह क्या लूंगा? समझ आया क्या लिखा? ये ऑब्जेक्ट है और इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है? क्योंकि जो भी इंसान इधर से चीजें देखेगा वो सारी इस लेंस के थ्रू देखेगा, तो उसे ये लेंस कहां तक दिखेगा? इन्फिनिटी तक। समझ आया? और मैंने डायरेक्टली उठा के u को v डैश ले लिया। क्यों? क्योंकि थिक नहीं है, थिन है। समझ आया? तो आगे की कहानी। अब यहां क्या लिखूं? μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय r2। तो ऐसा ना कर लो, इसको लिख लो μ2 माइनस μ1 बाय माइनस r2। ये भी तो लिखा जा सकता है। माइनस कॉमन ले लिया, साइन पलट गए, नीचे वाले को दे दिया, r2 को दे दिया वो साइन। क्या r2 का साइन नेगेटिव है? नहीं, r2 का साइन कुछ भी हो सकता है। ये नेगेटिव किसकी वजह से है? कॉमन लेने की वजह से। सही बात है, समझ आ रहा है? कल को ये तो नहीं बोलते कि पता नहीं सर ने माइनस r2 क्यों ले लिया। r2 माइनस, मुझे पता ही नहीं r2 माइनस है कि प्लस है, वो कॉमन का है। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दो। मिलाने का मतलब ऐड कर दो। और ऐड करने का तरीका क्या होता है? LHS में LHS, RHS में RHS। तो LHS में LHS जोड़ो। क्या तुम्हें दिखा? ये और ये आदमी और इसका कॉम्प्रोमाइज, और बाकी ये दो कंपैथिस हो ही चुके थे, है ना? देखा? बी रोबर। क्या इसको और इसको जोड़ोगे? μ2 माइनस μ1 तो बाहर आ लेगा कॉमन, इसीलिए वो माइनस साइन कॉमन लिया। तो और अंदर क्या बचेगा? 1/r1 माइनस 1/, बताओ कोई दिक्कत? तो मेरा यहाँ से फॉर्मूला क्या बना? μ1 कॉमन ले लो यहाँ से, तो जैसे ही μ1 कॉमन लिया और इधर भेज दो उसको, तो ये लिखा जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर μ2 बाय μ1। क्या μr होता है? रिलेटिव रिलेटेडनेस पढ़ाते हुए आ रहा हूँ काफी टाइम से। माइनस μ1 बाय 1, μ1 बाय μ1 1, और बचा क्या? 1/r1 माइनस 1/r2। क्या ये फॉर्मूला बिना साइन के यूज कर सकते हो? नहीं, बिना साइन के यूज नहीं कर सकते। ये आ गया मेरा, कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। मुझे बताओ, अगर सिर्फ और सिर्फ ये वाला सरफेस होता तो क्या इसकी फोकल लेंथ अलग होती? इसकी फोकल लेंथ अलग होती, तो ये अलग जगह पे फोकस करता, रे को अलग जगह पे बेंड करके भेजता, ये रे को अलग जगह पे बेंड करके भेजेगा। बेशक मीडियम से एम हो, बट कर्वेचर तो अलग अलग है। क्लियर है? बट मैं चाहता हूं कि इसको मैं दो अलग अलग सरफेस ना देख के एक ऑप्टिकल डिवाइस की तरह देखूं। कैसे देखूं? तो अब मैं एक और एनालॉजी देने जा रहा हूं। इफ considered as a single optical device, तो इसका मतलब इसकी एक फोकल लेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी, है ना? तो एफ डिफाइन करने जा रहे हैं आप, तो एफ डिफाइन कैसे करेंगे? बहुत ही चालाकी से करेंगे और जुगाड़बाजी से करेंगे। ऐसे कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, बहुत ऐसे बोल लो कि गार्निश और सोफिस्टिकेटेड तरीका नहीं है, जुगाड़ पानी है सब। सुनना आप ध्यान से। मुझे बताओ, क्या म्यू आर चेंज हो सकता है? क्यों? फिक्स्ड है, मीडियम है, मीडियम फिक्स है, जिस मीडियम का तुमने ले लिया वही है। ठीक है। R1 बदल सकता है क्या? तुम नहीं तराशा है ना, तो क्यों बदलेगा फिर? ये रबड़ का तो बना नहीं, ग्लास का बना है, किसी भी चीज का बनाओ। और वोटर का कोई यार कर्वेचर आएगा नहीं। वोटर का कर्वेचर तभी आ सकता है जब या तो वोटर को किसी के अंदर डाल दो, और या फिर वोटर के अंदर कुछ और डाल दो, तभी उसका एक कर्वेचर आएगा। वो भी रिजिड बॉडी की वजह से आएगा, है ना? तो ये फिक्स रहने वाला है। R2 सही बात है, ज्योमेट्री है। एक बार जैसे तुमने फोन लिया और फोन के साइड में बेजल पे एक कर्व है, तो वो कर्व हमेशा ही वैसा रहेगा ना, वो थोड़ी ना बदल जाएगा। तो ये RHS में सारी चीजें फिक्स्ड है।
आरएचएस में सारी चीजें फिक्स है, ये बात समझ में आती है। एलएचएस पे आ जाओ। एलएचएस पे अगर मुझे फिक्स ही करनी हो चीजें, फिर पढ़ूंगा ही क्यों मैं तो अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रख के अलग अलग जगह इमेज पाना चाहता हूँ ना, वरना इस्तेमाल ही करेगा, पढ़ना ही क्यों है फिर। तो इसका मतलब ये तो मैं बदलूंगा, यू बदलूंगा तो वी। मजे की बात ये, यू बदलेगा वी बदलेगा, आपस में इनकी एडजस्टमेंट होगी, राइट हैंड साइड नहीं बदल सकती। तो इन दोनों का अदल बदल एक दूसरे पे ही डिपेंड कर सकता है। u इज अ फंक्शन ऑफ v, v इज अ फंक्शन ऑफ u। तो अगर मैंने u बदला, तो v बदल सकता है, सही है। तो LHS बदलेगी बट बाय एडजस्टमेंट, बट RHS फिक्स है, एडजस्टमेंट ही इसीलिए आई क्योंकि RHS फिक्स है। ये रीजन है एडजस्ट करने का, क्योंकि RHS तो बदल नहीं सकती। और मुझे पता है यू तो मैं बदल सकता हूं, उठा के ऑब्जेक्ट कहीं और रख दो, लात मार दो अगले में, बदल गया यू। तो उसके हिसाब से वी भी गारंटीड बदलेगा, क्योंकि अगर कोई ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है, इमेज कहीं भी रखो, सॉरी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, इमेज वहीं बननी है, ऐसा तो कभी पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों में तो फेर बदलाव आ सकता है, लेकिन आरएचएस में बदलाव ऐसा हमने पहले भी कहीं देखा है क्या? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। किसी भी मिरर की फोकल लेंथ तो फिक्स्ड होती है, बट यू और वी, तो इसका मतलब ये पूरी आरएचएस फोकल लेंथ की तरह बिहेव नहीं कर रही। और प्रूफ दूं थोड़ा सा, और प्रूफ लेते हैं। अगर मैं u को इनफाइनाइट कर दूं, सुनना, u कर दिया इनफाइनाइट, u इनफाइनाइट हो तो ये क्या हो गया, 0, तो 1/v कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा खेलते हैं, u को 0 कर दो, u ही तो मेरे हाथ में, इमेज तो अपने आप बनेगी, तो मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। u को 0 पे रख दिया, u को 0 पे रखती है, क्या बन गया, इन्फिनिटी। 1/v माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को उधर भेज दो, प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो, इन्फिनिटी। 1/v इज इन्फिनिटी, तो v इज 0। क्लियर हुआ? यहां तो कोई परेशानी? पक्का? अच्छा, अगर u इन्फिनिटी है तो v भी इन्फिनिटी होना चाहिए फिर तो 0, और u 0 तब भी 0। शाबाश। हाँ, अब सुनो ध्यान से, u को मैंने क्या करा, 0 करो, तो ये क्या आया, इन्फिनिटी। आ रहा समझ? तो 1/v माइनस इन्फिनिटी बराबर कांस्टेंट, तो 1/v बराबर इन्फिनिटी, तो v बराबर 0, और u क्या रखा था, 0। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, सही नहीं कर पा रहे हो तुम। हाँ, कैसे बताओ, कैसे? दोबारा आओ, u क्या रखा, लिखूंगा मैं तब भी नहीं, हाँ, u क्या रखा, 0। u 0 रखने पे 1/v माइनस 0 इज, सॉरी 1/v माइनस इन्फिनिटी चमक जाएगा मुझे, 1/0 इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1/v भी तो इन्फिनिटी है, 1/v भी तो इन्फिनिटी है, तो जब 1/v इन्फिनिटी है तो v 0 ही तो आएगा, कहाँ इन्फिनिटी आ रहा है अभी? अरे लेकिन गलत है वो, मैं बता रहा हूँ, मुझे तो आते ही आंसर, आज पहली बार थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ यार, पिछले साल भी तो पढ़ाया ही होगा, मुझे तो पता है आंसर, इसीलिए तो बता रहा हूँ गलत है। अब मैं बताता हूँ, इन्फिनिटी में ट्रांजिशन ऑपरेटर नहीं लगते हैं, इन्फिनिटी में आरएचएस एलएचएस नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो तुम उठा के पटक के उधर लेके गए हो इसको। मैं सोचा एक और चीज सिखा देता हूँ, इन्फिनिटी के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं होता। इन्फिनिटी पे ऑपरेटर्स काम नहीं करते हैं, अगर ऑपरेटर्स काम कर रहे होते इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ट्वाइस ऑफ इन्फिनिटी आता, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 आता, इनडिटरमिनेट नहीं होता। तो इन्फिनिटी पे ऑपरेटर काम उठा के पटक के अब दोबारा सीखो, u क्या रखा मैंने, 0, u रखा 0, u 0 रखने पे ये एक्सप्रेशन 1/v माइनस इन्फिनिटी बना, 1/v माइनस इन्फिनिटी बना, समझ पाए हो? तो 1/v माइनस इन्फिनिटी तुम कर रहे हो, समझते रहे ना, किसी भी चीज में से इन्फिनिटी घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो घटेगा ही नहीं, इंडिटरमिनेंट ही रहेगा, है ना, इंडिटरमिनेंट ही रहेगा। तो मेरा 1/v भी कैसा आएगा, इंडिटरमिनेंट, और उसी इंडिटरमिनेंट की ही परिभाषा को क्या बोला जाता है, इन्फिनिटी। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई परेशानी? तो थोड़ा सा पेचीदा होता है, क्योंकि इन्फिनिटी के साथ खेलना मजाक का खेल नहीं है, और ये ऑपरेशन डायरेक्टली डील नहीं कर रहा चीजों के साथ। ठीक है,
यहाँ तो कोई परेशानी। अब और थोड़ी सी आसान एनालॉजी देता हूँ, ज्यादा मैथ्स में ना जाए, आसान, जिसको तुम एकदम एब्जॉर्ब कर लो। सुनो ध्यान से। यू को 0 रखा, या फिर एक काम करो, यू को इन्फिनिटी रखो, ज्यादा सही समझ में आएगा, एक से ही कर लो, है ना, दूसरे पे जाके फिर मुझे समझानी पड़ेगी चीजें। यू का इन्फिनिटी रखा तो ये खत्म, 1/v कांस्टेंट आ गया, 1/v। इस 1/v को कांस्टेंट को ही अगर मैं 1/f बोल दूं तो v कहां बनने लग गया, f पे। बात समझ में आती है? अब एक काम करो, v को 0 कर लो, तो u कहां बनने लग जाएगा, उसी कांस्टेंट पे, क्योंकि ये तो बदल नहीं सकता, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ के लिखा हुआ था। तो अगर मैंने v को इन्फिनिटी कर दिया तो मेरा u कहां बनने लग जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी? तो इसका मतलब ये वाली कहानी यहां फिट बैठ रही है, तो इसका मतलब मुझे बोल देना चाहिए कि मेरा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f के एक्चुअल फोकल लेंथ है। मिरर में एक्चुअल फोकल लेंथ होती थी, हाँ, मिरर में एक्चुअल फोकल लेंथ होती थी, क्या एक्चुअल फोकल लेंथ है? नहीं, ये फोकल लेंथ के जैसा कुछ है, समझ रहे ध्यान से, फोकल लेंथ के जैसा कुछ है। मुझे बताओ, इसके पास दो कर्वेचर है, हाउ कैन इट अपहोल्ड दी वन फोकल लेंथ ओनली? दो होगी ना। बट अगर मैं इसको दो सरफेस की तरह ना देख के एक सिंगल ऑप्टिकल डिवाइस की तरह देखूं, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट फोकल लेंथ की तरह काम कर रहा है, एक्चुअल फोकल लेंथ नहीं है। बात समझ में आती है? और ये जो एक्चुअल फोकल लेंथ नहीं है, इसी को फोकल लेंथ की तरह डिफाइन करेंगे हम यहाँ, एक ऑप्टिकल डिवाइस की फोकल लेंथ। तो जो लेंस की फोकल लेंथ होती है वो एक्चुअल में कांस्टेंट होता है, वो फोकल लेंथ वो वाली फोकल लेंथ नहीं होती जो तुम मिरर में पढ़ के आए हो। ये बात क्लियर हुई? क्योंकि ये कांस्टेंट फोकल लेंथ की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको फोकल लेंथ बोल दिया गया। बात समझ में आती है? तो 1/v माइनस 1/u, इसको तुम लेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हो 10वीं क्लास से। सर उसमें मिरर में प्लस होता है, यहाँ माइनस लगा देते हैं, तो ये जमीन आसमान का फर्क है सोर्स पोल में। इसमें 1/f का मतलब ये है, ये वहां 1/f का मतलब 1/f ही होता था, और वो फिक्स होता था हर कर्वेचर के लिए, यहां नहीं है। यहाँ फोकल लेंथ देखो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, क्या मीडियम पे डिपेंड कर रहा है? हाँ, वहां फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड कर रहा था क्या? क्या ये दोनों के कर्वेचर पे डिपेंड कर रहा है? हाँ, वहां फोकल लेंथ कर्वेचर पे डिपेंड करता था, बट एक ही कर्वेचर पे डिपेंड करता था, इसीलिए कर्वेचर फिक्स तो फोकल लेंथ फिक्स। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक कर्वेचर फिक्स रखो, दूसरे को हल्का सा घिस दो, बस हल्का सा, फोकल लेंथ चेंज। ये कैसी फोकल लेंथ है? तो फोकल लेंथ जैसा है, फोकल लेंथ नहीं है, इसलिए इस फॉर्मूले उस फॉर्मूले में जमीन आसमान का फर्क है। समझ आया? अच्छा, यही 1/f को डिफाइन किया हुआ है हमने, म्यू r माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा मुझे बताओ, खैर अभी क्या 10वीं में तुमने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1/4 फोकल लेंथ की पावर होती है, मैं प्रूफ करवा भी दूंगा इसको और आगे समझाऊंगा, अभी पावर में बात करेंगे। बट अभी थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि तुम्हें पता है 1/4 फोकल लेंथ पावर होती है डायप्टर में पर मीटर। ये फॉर्मूला बन गया। इतने हिस्से को हमने क्या बोला, लेंस फॉर्मूला, और इतने हिस्से को हमने क्या बोला, लेंस मेकर फॉर्मूला। और नाम जस्ता भी है, लेंस बना बनाया मिल गया, इसका मतलब किसी ने एफ की वैल्यू निकाल के दी है, बस अब तुम इस्तेमाल करना है। तो लेंस फॉर्मूला, लेंस के लिए इस्तेमाल करने वाला फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला। ये जो फोकल लेंथ है ये बनाई जाती है ना एडजस्ट करके, कि पहले का कर्वेचर क्या रखूं, दूसरे का कर्वेचर क्या रखूं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या रखूं, तो बनाया जा रहा है ना लेंस। तो जब लेंस बनाएंगे तो उसके फंक्शन को यूज करेंगे ना, म्यू आर, r1 r2। तो इसीलिए जब तुम इस फोकल लेंथ को डिसाइड कर रहे हो किसी ऑप्टिकल डिवाइस के लिए, तो तुम बना रहे हो ना उस डिवाइस को, तो लेंस मेकर फॉर्मूला, क्या नाम जस्टिफाइड है? तो अगर तुम यहां से यहां तक पढ़ो तो क्या बना, और सिर्फ इतना सा पढ़ लो तो इसका मतलब किसी ने फोकल लेंथ तुम्हारे सर पे पटकी हुई है, ये रहा, अब तो कुछ भी निकाल ले इसका। लेंस बना बनाया मिल गया तो लेंस फॉर्मूला, लेंस बना रहे हो तो लेंस मेकर फॉर्मूला। हाँ बता। हाँ तो एक ही फोकल बन जाएगा वो। तो इस फॉर्मूले में नहीं रखूंगा ना मैं वो, क्यों नहीं रखूंगा? क्योंकि मुझे पता भी नहीं है कि ये दोनों के दोनों कॉन्वेक्स थे कि नहीं। समझ आया? अब अगर मैं हाइपोथेटिकल केस लूं, अगर मैं हाइपोथेटिकल केस लूं तो हाइपोथेटिकल केस में क्या होगा, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हो, दोनों ही कॉन्वेक्स ले रहा हूं, दोनों ही जैसा दिख रहा है वैसा करके देख लेते हैं एक बार। तो 1/r1 माइनस 1/r2 क्या लिखा जाएगा, सुनना ध्यान से। r1 कैसा होगा, पॉजिटिव, r2 नेगेटिव, रखो यहाँ पे नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, तो क्या है 2/r, क्या आया 2/r। बात समझ में आती है? क्लियर हुआ?
और 2/r इज 1/r/2 और 1/r/2 इज 1/f। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला साइन रख के इस्तेमाल करना, बिना साइन के नहीं। अभी अगर तू बिना साइन के रख देता तो क्या आ जाता, 0, खत्म सब खेल। लेंस भी बनाया और 0 आंसर आ रहा है, ये क्या बदतमीजी है, बनाया क्यों फिर? ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? यहां तक की ऑप्टिक्स समझ आ रही है तुम्हें अच्छे से? यही सब फंडामेंटल है, यही बेस बनेगा अच्छे सवालों के लिए, और ऑप्टिकल डिवाइस के लिए भी यही फंडामेंटल बनेंगे। तो अगर तुम्हें ये सारी बातें क्लियर है और इस फॉर्मूले में तुम्हें सब कुछ आ चुका है, और अगेन ऐसे इसको 2 लाइनों में नहीं करना है, इसकी डेरिवेशन आएगी तो 3 नंबर की और 3 से 5 नंबर की आ जाती है कभी कभी ना, मोड अच्छा हुआ तो 5 नंबर की भी दे देता है। पूरा तमीज में करना है इसको। अगेन कहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा तुम्हें, कैसे लिखते हैं, नोट्स, है ना? उससे समझना नहीं है कुछ भी, उससे बस ये देखना लिखना क्या क्या है, किस किस स्टेप के नंबर मिलते हैं, समझना यहाँ से। ऑफकोर्स जितनी बातें मैंने बोली है, क्योंकि मैंने जरा सा टॉपिक पढ़ा और 15 मिनट लगातार बोला हूँ, या 10 मिनट बोला हूँ, जितना भी बोला हूँ। अब अगर 10 मिनट की चीजें मैं लिखने लग जाऊँ तो नोट्स ही नोट्स बनेंगे, पढ़ाऊंगा कब? तो इसीलिए बातों को दिमाग में स्टोर करना सीखो। तो ये सारी बातें याद है, इससे पहले जो बातें बताई वो भी याद है, और इसमें मैं डायरेक्टली ही इसके इसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, इसका इमेज डिस्टेंस कैसे बना दे रहा हूं, थिन है। थिन में ऐसा क्या हुआ, 2 पोल के बीच की दूरी नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, तो अब इन 2 पोल के बीच की दूरी ऐड नहीं होगी मेरे किसमें, वी इंटरमीडिएट में, यू बनने के लिए। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं फोकल लेंथ को, फोकल लेंथ और सरफेस को, है ना? अब मुझे बताओ, कर्वेचर तो आर का फंक्शन बनेगा, कर्वेचर किसका फंक्शन बनेगा, और फोकल लेंथ किसका फंक्शन बनेगा, फोकल लेंथ फंक्शन बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या मीडियम एंड आर दोनों का। अगर मुझे किसी लेंस की फोकल लेंथ देखनी है, अब ये भी मत रखना मुंह फाड़ के जो तुम रटते आ रहे हो, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव, ऐसा नहीं होता, समझना अभी। क्योंकि मेरी फोकल लेंथ किस पे भी डिपेंड करती है, कौन कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, दोनों पे डिपेंड करती है। इसी चीज को तो फोकल लेंथ नाम का नाम दिया, इसी चीज को तो बोला हमने फोकल लेंथ। असलियत में तो फोकल लेंथ नाम की चीज थोड़ी ना होती है लेंस के लिए, डिफाइन किया गया इसको एज अ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जब इसको बोला गया तो R1 R2 और म्यू आर तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो एक तो ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, दोनों का फंक्शन है। तो अगर मुझे फोकल लेंथ डिसाइड करनी है प्लस होगी कि माइनस होगी, क्या मैं सिर्फ ये देख के डिसाइड कर दूंगा कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है? नहीं, मुझे क्या और देखना पड़ेगा, मीडियम भी देखना पड़ेगा साथ साथ। ठीक है, फॉर्मूला बताना क्या है, फटाफट बताओ। 1/v माइनस 1/u बरोबर 1/f बरोबर, बोलो, म्यू आर माइनस 1, शाबाश, 1/r1 माइनस 1/r2, शाबाश। ठीक है, करें आगे कहानी शुरू, डिसाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने ये वाला लेंस लिया, इस टाइप का लेंस लिया, इसको बोलते हैं, पहले क्या आया, कॉन्वेक्स, फिर क्या आया, प्लेन। तो कॉन्वेक्सो प्लेन, कॉन्वेक्सो प्लेन, और इसको क्या बोल देंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो प्लेन, और इसका नाम प्लेनो कॉन्वेक्स। इधर से आ रहा हूं ना, अगर इधर से आया, अगर इधर से आया, ठीक है, या तो कोई परेशानी? इस वाले, जैसे अभी कंफ्यूजन दूर कर देते हो ना, इस वाले को तुम जनरली क्या नाम जानते हो, कॉन्वेक्स। असलियत में बाय कॉन्वेक्स होता है, बाय कॉन्वेक्स होता है ना, तुम इस वाले को भी तो कॉन्वेक्स ही बोल रहे हो। मुझे एक बात बताओ, अंदर क्या है, मीडियम, उस मीडियम के अंदर घुस के देख लोगे क्या चीज है, तो जब तक उसके अंदर घुस के नहीं देखोगे तुम्हें कहां से कॉनकेव नजर आ जाएगा? तुम तो बाहर एयर से ही देखोगे ना, वैक्यूम से ही देखोगे, या बाहर पानी में से देख लोगे, कांच के अंदर तो नहीं घुस पाओगे। तो तुम कांच के अंदर जा ही नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें तो हमेशा इस साइड से देखोगे तो प्लेन दिखाई देगा, इस साइड से देखोगे तो कॉन्वेक्स दिखाई देगा। इसीलिए इसका नाम भी क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेव नहीं। फंडा क्लियर? क्योंकि कांच के अंदर जाके घुस के थोड़ी देख लोगे तुम चीजें। अगर तुम्हें इसको कॉनकेव की तरह देखना है तो तुम्हें इसको कहां से देखना पड़ेगा, यहां से देखना पड़ेगा, अंदर से। यहां से देखोगे प्लेन दिखाई देगा, वहां से देखोगे तो कॉन्वेक्स दिखाई देगा, अंदर तुम जा नहीं सकते हो। सही है, ठीक है। और इसका क्या नाम रखेंगे, बाइकॉन्वेक्स, जिसको हम जनरली क्या बोल देते हैं, सिर्फ कॉन्वेक्स। क्लियर हुआ? अच्छा, मुझे बताओ, इसका 1/r1 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? r1 कैसा है इसका, पॉजिटिव, तो 1/r1 भी ऐसा मान के चलो कि अगर मेरा x पॉजिटिव है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है 1/x को नेगेटिव कर दे। इफ x इज पॉजिटिव 1/x इज आल्सो
तो इफ R1 इज पॉजिटिव 1/R1 इज ऑल्सो, अच्छा ये इसका 1/R2 कितना आएगा? R2 बोलो इसका कितना है? इनफाइनाइट। तो 1/∞ इज, अब सुनना ध्यान से, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी किसके हिसाब से चीजें डिफाइन कर रहा हूं? मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा पढ़ा रहा हूं इस फॉर्मूले का, सुनते रहना, सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा पढ़ा रहा हूं, 1/R1 माइनस 1/R2, ये हेडिंग समझ आया? तो मैंने इसको मान लिया थोड़ी देर के लिए x, चलेगा? ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे x कैसा आएगा इस वाले लेंस के लिए, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो सुनना ध्यान से, क्या मैं पॉजिटिव में से 0 घटा रहा हूं तो आंसर क्या पॉजिटिव आएगा? ये आ जाएगा हमेशा, फोकल लेंथ की बात नहीं हो रही, सिर्फ इतने हिस्से की बात हो रही है। ये x हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, इसके लिए हमेशा पॉजिटिव आएगा, बदल नहीं सकते तुम उसको। कौन? x। x कैसे डिफाइन है? 1/R1 माइनस 1/R2। इसके लिए आ जाओ, ये क्या है? 1/R1। अच्छा R1 कितना? इन्फिनिटी, तो 1/R1 इज, इस पे आ जाओ, ये कौन है? R2, तो 1/R2। R2 बताओ कैसा होगा? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन अगर ये हुई तो नेगेटिव ही होगा। तो मुझे बताओ अगर R2 नेगेटिव है तो 1/R2 भी नेगेटिव ही होगा। x डिफाइन करवाओ इसके लिए, तो x क्या लिखा जाएगा इस आदमी के लिए? 0 माइनस नेगेटिव, तो माइनस माइनस, क्या ये भी ऑलवेज होगा? पक्की बात है? ठीक है, इसके लिए आ जाओ, यहां पे 1/R1 पॉजिटिव होगा नेगेटिव? पॉजिटिव। और यहां 1/R2 नेगेटिव, तो 1/R1, या फिर ऐसे करो कि जब तुम किसी पॉजिटिव नंबर में से किसी नेगेटिव नंबर को घटाओगे तो आंसर पॉजिटिव ही नहीं आएगा। तो इसका x भी कैसा आया? तो इसका मतलब इन, हाँ बता किस केस में? मैंने एग्जांपल दिया था क्योंकि उसने एक केस बनाया था इसका। उसने कहा था सर मैं अगर इन दोनों की फोकल लेंथ कह रहा हूँ, इन दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर कर दूं और ले भी कॉन्वेक्स लूं दोनों को, तो ये कैसे बदलेगा? वो मैंने रख के बताया था, सिर्फ एक केस, जनरलाइज नहीं था वो, स्पेशल केस था कि इसकी और इसका R1 R2 बराबर, और दोनों का एक्चुअल सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स। तो ये R1 कैसा लिखा जाएगा? उड़ गई? तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? R1 कैसा लिखा जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव? R1 नेगेटिव और R2, ठीक है। ये कैसा है? ये कैसा है? और आगे क्या है? तो क्या हो जाएगा? आगे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तीनों ही केस का 1/R1 माइनस 1/R2 क्या पॉजिटिव होने वाला है? कब? अब या हमेशा? मैंने फोकल लेंथ नहीं बोला हमेशा पॉजिटिव होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज बोली है पॉजिटिव होगी? R1 माइनस 1/R2, सिर्फ ये चीज पॉजिटिव होगी। ठीक है, एक ये लेंस होगा, एक ऐसा भी बना सकते हैं, एक ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका नाम बताओ क्या होगा? तरीका तुम्हें बताइए, IUPAC बोलो इसका। कॉनकेवो प्लेन, ये प्लेनो, ये कॉन्वेक्स कह रहा है, लिख दो कॉन्वेक्स। इसे एडिट करियो, खुद लिखियो, नंबर मैं काटूंगा फिर। ये बाय कॉनकेव, ठीक है, और इसी को ही हम क्या बोल देते हैं जनरली आम भाषा में? कॉनकेव। कोई परेशानी? ठीक है, इसका R1 बताओ, या फिर 1/R1 ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, है ना? 1/R1 बोलो। 1/R2, तो मुझे बताओ किसी नेगेटिव नंबर में से 0 घटाऊंगा तो फाइनल आंसर क्लियर है? तो इसका x कैसा आया? नेगेटिव। इसका बताओ R1, 1/R1 0, और ऐसे ही यहां 1/R2 कैसा आएगा? पॉजिटिव। सही है, तो 0 माइनस पॉजिटिव नंबर करूंगा तो आंसर क्या नेगेटिव आएगा? कोई दिक्कत? ये भी हमेशा नेगेटिव आ रहा है, ये भी हमेशा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इस पे आ जाओ, ये बताओ कैसा? 1/R1 कैसा? 1/R2 कैसा? तो मुझे बताओ नेगेटिव में से अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर घटा दूं तो फाइनल आंसर नेगेटिव ही तो आएगा। तो इन सभी के लिए मुझे ये बताओ, इन सभी के लिए 1/R1 माइनस 1/R2 नेगेटिव आया कब? ऑलवेज, हमेशा। अगेन फोकल लेंथ की बात नहीं की है मैंने, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की है? 1/R1 माइनस 1/R2। इस लेंस का नाम क्या होगा? इस लेंस का क्या कॉनकेव है? ये भी कॉनकेव है,
ये कैसा कॉनकेव और ये कैसा कॉन्वेक्स। क्यों, कि अंदर जाके थोड़ी देख लोगे तुम। अरे मीडियम के फ्रेम से मत देखो भाई, अपने फ्रेम से देख लो। कब तुम कांच के अंदर चले गए। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, ये और बाहर वाला कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स। सही है। अच्छा, और ये इसका नाम ईद का चांद है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। अब अगर मैं इन दोनों के लिए 1/r1 माइनस 1/r2 डिफाइन करने चलूँ तो मैं कर नहीं पाऊंगा जनरलाइज वे में। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। जब तक वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक नहीं बता पाऊंगा। रीजन सुनना ध्यान से। ये क्या है, तो यहाँ का 1/r1 क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव। यहाँ का 1/r1 क्या लिखा जाएगा, r1 कह रहा हूँ r2, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। अब सुनना, मैं नेगेटिव में से नेगेटिव घटाऊं तो अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव बनके न्यूमेरिक वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज इससे बड़ी आ गई तो फाइनल आंसर पॉजिटिव, और इससे छोटी आ गई ये वाली तो दोनों हो सकता है। तो इनके लिए मैं कोई जनरलाइज नहीं कर सकता। इन दो का फिक्स है, इन दो का सॉरी इन तीनों का फिक्स है, इन तीनों का फिक्स है, इन दोनों का कुछ फिक्स। तो आठ तरीके केस बन सकते हैं। सबका क्या मैंने 1/r1 माइनस 1/r2 पढ़ लिया है सबका, पक्की बात है, श्योर। इसका याद रखना, इसका कौन पॉजिटिव 1/r1 माइनस 1/r2, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी 1/r1 माइनस 1/r2 पॉजिटिव, इसका भी 1/r1 माइनस 1/r2 पॉजिटिव, इसका भी सॉरी नेगेटिव, और इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव। इनका कुछ कह नहीं सकते जब तक वैल्यू नहीं पता, ठीक है। अब आते हैं फोकल लेंथ पे। मैंने ये पहले क्यों पढ़ाया, क्योंकि फोकल लेंथ इसका भी फंक्शन है, और हाँ तो मेरी फोकल लेंथ इज अ फंक्शन ऑफ म्यू एज वेल एज 1/डेल्टा एफ, डेल्टा एफ कह रहा हूँ सॉरी, बताओ कोई दिक्कत। और ये डेल्टा आर में निकाल चुका हूं किसके लिए पॉजिटिव होता है किसके लिए नेगेटिव। खेल किसका रह चुका, रिलेटिव मीडियम किसके बराबर होता है, म्यू टू बाय म्यू वन। अच्छा, मेरे फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है उसमें आगे म्यू आर माइनस म्यू वन लगा रहता है। अच्छा वो भी छोड़ो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ म्यू टू माइनस म्यू वन 1/म्यू वन, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिफाइन ही हमने इस तरीके से किया है, जैसे रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती ऐसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी नेगेटिव नहीं होता। इनटू में 1/r1 माइनस 1/r2, इसका साइन मुझे पता है ऑलरेडी डन। जो भी मुझे केस मिलेगा मैं तुरंत इसका तो साइन बता दूंगा क्या होगा। अच्छा, इसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मुझे पता है, सही है। अब मुझे बताओ, अगर म्यू टू माइनस म्यू वन में मुझे पता लग गया म्यू टू बड़ा है म्यू वन से, तो मुझे बताओ ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। ये ब्रैकेट पॉजिटिव आ जाएगा। वहीं पे अगर ये वाला ब्रैकेट मेरा म्यू वन बड़ा हो जाए म्यू टू से, तो यही वाला ब्रैकेट नेगेटिव आ जाएगा। यहां से जो भी साइन आएगा उसको इस वाले के साइन के साथ मिलाऊंगा, और फिर फाइनल साइन देखूंगा फोकल लेंथ का क्या आएगा। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1/म्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब पहला केस मैंने लिखा म्यू वन छोटा है म्यू टू से, म्यू वन छोटा है म्यू टू से, और सरफेस मैंने ऐसा लिया, कैसा सरफेस बना है, बाइकॉन्वेक्स। कैसा सरफेस बना, बाइकॉन्वेक्स, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, फोकल लेंथ को इस तरीके से भी डिफाइन किया गया, अगर मेरी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वो कन्वर्जिंग होगी, या फिर ऐसे बोलो कि अगर कन्वर्जिंग है, इफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस converges the rays parallel to principal axis, then focal length is positive, else negative। else का मतलब क्या है यहाँ पे, किसको डाइवर्ज करेगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो मैं कुछ रे लेके आया हूं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्लियर हुआ। अब मुझे बताओ इस टाइप के सरफेस का 1/r1 माइनस 1/r2 तो पॉजिटिव होगा ना हमेशा, और उसने क्या दिया है देने वाले ने, म्यू वन, और म्यू टू में म्यू वन छोटा है, तो म्यू टू माइनस म्यू वन पॉजिटिव आएगा। मुझे बताओ ये वाला फैक्टर भी पॉजिटिव है और ये वाला फैक्टर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज, तो अगर इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई तो नेचर कैसा होगा, क्लियर हुआ। इसी लेंस को पकड़ते हैं, लेकिन इस बार म्यू वन बड़ा कर देंगे म्यू टू से, रेस प्रिंसिपल टू सॉरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मुझे बताओ इससे म्यू टू माइनस म्यू वन क्या नेगेटिव आ जाएगा, और इसका एक्स पॉजिटिव होता है, तो मुझे बताओ इसमें नेगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या नेगेटिव आ गया, और फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब क्या है, डाइवर्जिंग।
इसलिए मना कर रहा था, रटो मत फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव है किसकी नेगेटिव है। मीडियम पे भी डिपेंड करता है और कर्वेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। अब तुमसे मैं सवाल पूछ लेगा कि पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 3/2, पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 3/2, मैंने ग्लास लिया जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 4/3, ठीक है, और मैंने उस ग्लास को पानी में डाल दिया, और ग्लास है कॉन्वेक्स नेचर का, ग्लास है कॉन्वेक्स नेचर का, तो अब बताओ उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी। अब वो डाइवर्ज करेगा पानी के अंदर जाके, समझ आया? जैसे ही उस कॉन्वेक्स, या फिर ऐसे मान लो कि अगर मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से छोटा हो गया और पानी के अंदर वो लेंस तुमने डाल दिया, अब वो कन्वर्ज करने के बजाय डाइवर्ज करेगा, तो इमेज फॉर्मेशन भी अलग होगी। अब इमेज जो फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी, रियल नहीं हो सकती। ऐसे चीजें बदल जाती है, और उसी लेंस को बाहर निकाल लो एयर में तो वो कन्वर्ज करेगा, और अब इमेज रियल होगी। इतनी आसानी से बदल जाती है रियलिटी, ठीक है। दो केस और बचे हैं, पहला केस ये रहा, दूसरा केस ये रहा। तो इस केस में तो फोकल लेंथ कैसी आई? पॉजिटिव। इस केस में फोकल लेंथ कैसी आई? कहां से पॉजिटिव आ गई? डाइवर्ज कर दिया उसने। ले रुक जा, इन्हें मिलेंगे कहां मिलेंगे? म्यू 1 छोटा लिया म्यू 2 से, 3 पैरेलल रेज आई, मुझे बताओ इसका एक्स कैसा? नेगेटिव। म्यू 2 माइनस म्यू 1 कैसा? पॉजिटिव। नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो यही तो मेरी फोकल लेंथ आई, और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाए तो डाइवर्जिंग। क्लियर हुआ? वही भी अगर मैं म्यू 1 को छोटा ले लूं, सॉरी बड़ा ले लूं म्यू 2 से, लेंस यही रखा, पैरेलल रेज आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मुझे बताओ इसका एक्स कैसा? पॉजिटिव। कहां से आ गया इसका एक्स? शायद आल भेज लिखे थे, ठीक है। तो म्यू 2 माइनस म्यू 1 भी कैसा आ गया? क्यों? क्योंकि म्यू 1 बड़ा है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज, और अगर जे आदमी पॉजिटिव तो फोकल लेंथ भी, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो ये। अगेन जो भी मैं फोकल लेंथ बना रहा हूं वो क्या लेंस की है या सिस्टम की है या पूरे ऑप्टिकल डिवाइस की है? तीनों की। लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस ही है, और इसी चीज को क्या बोल दिया जाता है? ऑप्टिकल सिस्टम। तो मैं किसी एक सरफेस की फोकल लेंथ की बात नहीं कर रहा, मैं ऑप्टिकल सेटअप या ऑप्टिकल सिस्टम या ऑप्टिकल डिवाइस की बात कर रहा हूं। एज ए होल उसकी फोकल लेंथ क्या डिफाइन होगी, और उसकी फोकल लेंथ डिफाइन होती है, ऐसे कोई बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल चीज नहीं होती, क्योंकि वो किस किस के हिसाब से आती है? 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर और मीडियम। तो ये बिल्कुल भी ऐसी फोकल लेंथ नहीं है जैसी हमने मिरर में पढ़ी थी, मिरर की तो फिक्स थी, यहाँ पे भी फिक्स ही है, बट एक ऑप्टिकल सेटअप के लिए फिक्स है। उस ऑप्टिकल सेटअप में छेड़खानी आती चेंज हो जाएगी, वहीं भी मिरर का टूट जाए, छेड़खानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्वेचर पे फर्क पड़ता है वहां पे बस, है ना। क्या ये सारी बातें क्लियर है? यहाँ तक कोई भी परेशानी, कोई भी आपत्ति? अब यहाँ पे हम लेंस के साथ क्या क्या खेलेंगे? अगेन तुम इस वाले चित्र को क्या बोलते हो? कॉनकेव। इस वाले चित्र को, सॉरी इस वाले चित्र को क्या बोलते हो? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसे पकड़ पाते हैं वो भी समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। अब मैं लेंस कोई सा भी ले लूं, मैंने कितने तरीके के लेंस बता दिए तुम्हें? 8 तरीके के लेंस बता दिए। इन 8 से भी बाहर कोई और भी लेंस अगर एग्जिस्ट कर गया, क्या ये फॉर्मूला तब भी वैलिड होगा? हाँ, ये तब भी वैलिड होगा। बात समझ में आती है? लेकिन जब ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो साइन रखूंगा। और अगेन अब मुझे अगर इससे आगे बढ़ना है और ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है या फिर लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो मुझे अब अगेन क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए? वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, और रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। मतलब मुझे 4 चीजें पता होनी चाहिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, और रियल इमेज क्या होती है, और वर्चुअल इमेज क्या होती है। ऑब्जेक्ट के बारे में वर्चुअल रियलिटी पता होनी चाहिए, और इमेज के बारे में वर्चुअल रियलिटी पता होनी चाहिए। ये वही सेम डेफिनेशन है इनकी जो मिरर में थी, इनकी डेफिनेशन नहीं बदलती।